नमस्कार साथियों, मैं जितेश शाकड़ न्यू सक्षम क्लासेस में आपका हार्दिक अभिनंदन करता हूं। आज अपन प्रकाश के बारे में चर्चाएं करेंगे। क्या है प्रकाश, कैसे आ रहा है, सारी चीज़ों के बारे में आज अपन अच्छे से जानकारी प्राप्त करेंगे। ध्यान दीजिएगा फ्रेंड्स। सबसे पहले आज अपन पढ़ेंगे लाइट। ठीक है, देखो लाइट का मतलब होता है प्रकाश है। ठीक है, इससे पहले बहुत सी एक बेसिक बात बता देता हूँ आपको। कई बार अपन ये देखते हैं कि आपकी ये फोटो अच्छी आ रही है, ठीक है, वो फोटो अच्छी आ रही है। फोटो का मतलब फोटो होती है कि अपनी जो तस्वीर होती है, छाया चित्र, वो होता है क्या? नहीं फ्रेंड्स, हमेशा गलत बोलते हैं। एक तो वर्ड होता है फोटो, एक होता है पिक्चर और एक वर्ड होता है इमेज। इंग्लिश की 3 वर्ड हैं। ठीक है, फोटो का मतलब तो होता है प्रकाश। फोटो का मतलब हमेशा क्या होता है? प्रकाश। तभी तो फोटोसिंथेसिस वर्ड यूज में लेते हैं। पिक्चर का मतलब होता है तस्वीर। पिक्चर का मतलब होता है तस्वीर और इमेज का मतलब होता है रेपो। अपने जैसे समाज में अपनी क्या इमेज है, क्या रेपो है, ये होता है। मतलब सबसे पहले आपको ये इतनी सी बात और साथ में समझ में आ गई कि फोटो का मतलब भी क्या होता है? प्रकाश, जिसको अपन आगे यूज में लेंगे। चलो फ्रेंड्स, अपन प्रकाश की बात करते हैं। मैं पहली बात आपको ये बताता हूँ कि अपना प्रकाश आता कहाँ से है। देखो फ्रेंड्स, आप भी सब जानते हो कि अपन को जो प्रकाश होता है वो सूर्य से प्राप्त होता है। बोलो सही बात है क्या? देखो ये रहा अपना सूर्य, ठीक है, ये सूर्य है। माना कि ये अपनी पृथ्वी है, ठीक है, अर्थ है, ठीक है। और फ्रेंड्स इधर से मैं साफ कर रहा हूं मैं। अब ये बताओ, ये अपना चंद्रमा है, मून है। देखो मैंने 3 चीजें बताई कि ये सूर्य है, ये पृथ्वी है, ये अपना मून है। ठीक है, अब अपने यहां प्रकाश किससे आता है? सूर्य से आता है। देखो ये लो, सूर्य से अपन बात करते हैं सबसे पहले। ठीक है, सबसे पहली बात तो ये आती है फ्रेंड्स कि सूर्य से जो प्रकाश धरती पर आ रहा है वो उसको ये बीच में कितनी दूरी चल के आ रहा है? वो आ रहा है फ्रेंड्स 14 करोड़। कितना करोड़? 14 करोड़ 96 लाख किलोमीटर। कितना किलोमीटर? 14 करोड़ 96 लाख किलोमीटर दूरी चल करके सूर्य से प्रकाश धरती पर पहुंच रहा है। ठीक है, उसी प्रकार से चंद्रमा से जो प्रकाश आता है रात के वक्त, दिन में कभी नहीं आता है। समझते इतनी बातें? तो जो आता है वो आता है 3,84,000 किलोमीटर चल के आता है। मैंने क्या बताया फ्रेंड्स आपको? मैंने पहली बात तो आपको ये बताई कि सूर्य से पृथ्वी पर जो प्रकाश आता है वो 14 करोड़ 96 लाख किलोमीटर दूरी चल के आता है। और चंद्रमा से जो प्रकाश रात के टाइम में जो उजाला धरती पर पहुंचता है वो 3,84,000 किलोमीटर चल के आता है। फ्रेंड्स अब इधर ध्यान देना, जो 14 करोड़ 96 लाख किलोमीटर दूरी सूर्य से पृथ्वी तक आने में तय करनी पड़ती है, ये इतनी बड़ी जो दूरी है वो कैसे तय हो पाती है? ये विकिरण के द्वारा। किसके द्वारा होती है? विकिरण द्वारा तय करती है। ये दूरी किसके द्वारा तय होती है? विकिरण के द्वारा, रेडिएशन के द्वारा तय होती है। अब बात आता है कि ये विकिरण किस रूप में आते हैं? ये विकिरण विद्युत चुंबकीय तरंगों के रूप में आता है। किसके रूप में आता है? विद्युत चुंबकीय तरंगों के रूप में। किसके रूप में आता है? विद्युत चुंबकीय तरंगों के रूप में आती है। फ्रेंड्स अगली बात आती है कि विद्युत चुंबकीय तरंगे जो हैं इनका वेग क्या होता है? ठीक है, इनका जो वेग होता है वो होता है प्रकाश के निर्वात में प्रकाश के वेग के बराबर, अर्थात 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड। मतलब अपन ये कह रहे हैं कि सूर्य से धरती पे जो प्रकाश आ रहा है उस प्रकाश को आने के लिए दूरी तय करनी पड़ रही है 14 करोड़ 96 लाख किलोमीटर दूरी, जो किसके द्वारा तय हो रही है? विकिरण के द्वारा। वो विकिरण किस रूप में धरती पर आते हैं? विद्युत चुंबकीय तरंगों के रूप में, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव के द्वारा। अब अगली बात ये आती है कि ये विद्युत चुंबकीय तरंगे किस वेग से आती है? 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड के वेग से आती है। मतलब 1 सेकंड में 3 × 10⁸ मीटर दूरी चलती है। अब अगली बात आती है कि इस वेग से इस दूरी को तय करने में कितना समय लगता है।
तो अगली बात यह है कि सूर्य से पृथ्वी तक प्रकाश को पहुंचने में जो समय लगता है वो है 8 मिनट 19 सेकंड का। कितना समय लगता है? 8 मिनट 19 सेकंड का समय लगता है। लीजिएगा फ्रेंड, आपके सामने इसकी पूरी जानकारी है। बस एक चीज ये है कि विकिरण के बारे में या विद्युत चुंबकीय तरंगों के बारे में सबसे पहले किसने बताया? इनके बारे में सबसे पहले बताया था मैक्सवेल नामक वैज्ञानिक ने। किसने बताया था? मैक्सवेल ने। किसने बताया था? मैक्सवेल ने बताया था। क्या कहा मैंने? विद्युत चुंबकीय तरंगों के द्वारा सूर्य से पृथ्वी तक प्रकाश आता है। विद्युत चुंबकीय तरंगे पृथ्वी तक पहुंचने में कितना समय लगाती है? 8 मिनट 19 सेकंड। इनके बारे में सर्वप्रथम बताया किसने था? इसके बारे में सर्वप्रथम बताया था मैक्सवेल ने। ऐसा ही सिस्टम होता है कि चंद्रमा से पृथ्वी तक प्रकाश कैसे पहुंचता है। ये 3,84,000 किलोमीटर दूरी तय करता है। इतनी दूरी तय करता है किसके द्वारा? वही विकिरण के द्वारा। कौन से विकिरण के द्वारा? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, मतलब विद्युत चुंबकीय तरंगों के द्वारा। इनकी खोज किसने की? वही मैक्सवेल ने की। जिनका वेग कितना होता है? 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड होता है। इनको पहुंचने में कितना समय लगता है? तो इनको पहुंचने में समय लगता है 1 मिनट। कितना मिनट? 1 मिनट 24 सेकंड का। कितना समय लगता है फ्रेंड्स? 1 मिनट 24 सेकंड का, या फिर अपन कह सकते हैं 84 सेकंड का समय लगता है। और इधर सूर्य से पृथ्वी तक पहुंचने में कितना समय लगता है? 8 मिनट 19 सेकंड में। देखो फ्रेंड्स, अब मेरी अगली बात आपसे है कि आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा कि कैसे तो सूर्य से पृथ्वी पर प्रकाश आ रहा है, कैसे चंद्रमा से पृथ्वी पर आ रहा है। एक ही वजह से आ रहा है, विद्युत चुंबकीय तरंगे। तो मतलब पहले अपन विद्युत चुंबकीय तरंगों के बारे में पढ़ेंगे। देखो फ्रेंड्स, ये पढ़ने से पहले मैं आपको बता दूं, प्रकाश के वेग का निर्धारण। किसके वेग का निर्धारण? प्रकाश के वेग का निर्धारण। यहां लिख रहा हूं, प्रकाश के वेग का निर्धारण फर्स्टली, मतलब सर्वप्रथम किसने किया था? रोमर ने किया था। ठीक है, रोमर या रोमर ने किया था। अब अगली बात आती है प्रकाश के लिए। फ्रेंड्स, अब मैं आपको बता रहा हूं कि प्रकाश विद्युत चुंबकीय तरंगों के रूप में धरती पे आ रहा है। विद्युत चुंबकीय तरंग क्या है इसकी जानकारी दे रहा हूं, इसे मैं रब कर रहा हूं। अब देखो फ्रेंड्स, अपन समझते हैं कि प्रकाश जो, सबसे पहले मैं सूर्य की बेसिक से आपको एक बात बता दूं। अपना सूर्य क्या है? देखो फ्रेंड्स, अपना सूर्य एक तारा है। क्या है? एक तारा है सूर्य। सूर्य अपना जो होता है वो सौरमंडल का हिस्सा है, और सौरमंडल का 99% वेट अकेला सूर्य का होता है। और पृथ्वी के नजदीकी सबसे तारा सूर्य है फ्रेंड्स। इसके अलावा आपको लर्न रखना होगा कि अपने, जैसे आपको पता होना चाहिए कि जो सौरमंडल, एक छोटी सी जानकारी आपको साथ में देता हूं कि सबसे पहले तो आता है सौरमंडल, और कई सौरमंडल जब मिलते हैं तब बनता है तारामंडल। क्या बनता है? तारामंडल। और फ्रेंड्स, जब कई तारामंडल मिलते हैं तब बनता है निहारिका। ठीक है, निहारिका को इंग्लिश में बोलते हैं नेबुला बोलते हैं। और जब कई निहारिकाएं आपस में मिलती हैं तब आकाशगंगा या गैलेक्सी का निर्माण होता है। किसका निर्माण होता है? आकाशगंगा। और जब कई आकाशगंगाएं मिलती हैं तब ब्रह्मांड का या यूनिवर्स का निर्माण होता है। इसी से मिलकर अपना स्पेस बना होता है। फ्रेंड्स, मैंने क्या कहा कि सूर्य सौरमंडल में होता है। कहां होता है? सौरमंडल में। सूर्य खुद क्या है? एक तारा है जो पृथ्वी के सबसे नजदीक का तारा है। और पृथ्वी के नजदीक दूसरा, सबसे नजदीक दूसरा तारा कौन सा होता है? प्रोक्सिमा सेंचुरी होता है। कौन सा होता है फ्रेंड्स? प्रोक्सिमा सेंचुरी। फिर बात करते हैं कि ऐसे कई सौरमंडल, जैसे सूर्य प्लस अपने 8 ग्रह। कितने ग्रह होते हैं? 8 ग्रह। जैसे सूर्य के साथ कौन कौन से ग्रह होते हैं? जैसे बुध ग्रह होता है, इसके अलावा शुक्र ग्रह होता है, पृथ्वी ग्रह होता है, मंगल ग्रह होता है, बृहस्पति ग्रह होता है, शनि ग्रह होता है, अरुण ग्रह होता है, वरुण ग्रह होता है। ये सब चीजें मिलकर के, इनके अलावा बीच में क्षुद्र ग्रह पाए जाते हैं, एस्ट्रॉयड बेल्ट पाया जाता है। ये सारे मिलकर सौरमंडल मिलाते हैं। ऐसे कई सौरमंडल मिलेंगे तो तारामंडल, और ऐसे कुल 89 तारामंडल पाए जाते हैं। 89 तारामंडल में से सबसे बड़ा तारामंडल, सबसे छोटा तारामंडल, 89 तारामंडल होते हैं। ऐसे ही निहारिका बनती है और आकाशगंगा इनसे मिलती है। चलो, अपन को पता चल गया कि सूर्य एक तारा है जो सौरमंडल का हिस्सा है। 99% वजन अकेले सूर्य का होता है। अच्छा,
अब अपन बात कर रहे हैं किसकी? देखो फ्रेंड्स, आगे अपन बात करें सूर्य के लिए, तो सबसे पहले कि प्रकाश द्वारा विद्युत चुंबकीय तरंग के लिए आ रहा है। अब एक बार तरंग की जानकारी ले लेते हैं कि तरंग क्या है। ठीक है, देखो फ्रेंड्स, क्या है तरंग, क्या है मैं पहले आपको यह बता रहा हूं। ठीक है, तरंग क्या है कि तरंग मैं आपको समझाता हूं। जैसे आपके पास एक कंकर है, उसको आप एक शीतल जल है, उस जल में कंकर को मारते हैं, मार दिया। जैसे ही आपने उस कंकर को मतलब छोटा सा पौंड है, उस पौंड में फेंकते हैं, जैसे ही वो पत्थर वहां जाकर गिरता है तो वहां एक गर्त बनता है, और उस गर्त में पानी वहां से उड़ता है, दूसरी जगह जाता है, वापस उड़ता है। ऐसी एक लहर बनती हुई, एक तरंग बनती हुई किनारे पे अपन को आती हुई नजर आती है। चलो दूसरा एग्जाम्पल बताता हूं कि अपने हाथ में एक रस्सी है, उस रस्सी को लेते हैं और उसको ऐसे झटका मारते हैं तो एक तरंग पैदा होती है। तो फ्रेंड्स, क्या होता है, जब उसको झटका मारा तो एक विक्षोभ पैदा हुआ। क्या पैदा हुआ? विक्षोभ। और वो विक्षोभ अपने हाथ से लेकर उस रस्सी के अंतिम छोर तक जाता है, लेकिन माध्यम उस विक्षोभ के साथ नहीं जाता है। अर्थात तरंग क्या है? ठीक है, तरंग एक विक्षोभ है। तरंग क्या है? एक विक्षोभ है जो माध्यम के बिना भौतिक स्थानांतरण के, माध्यम के बिना भौतिक स्थानांतरण के, तरंग एक विक्षोभ है जो माध्यम के बिना भौतिक स्थानांतरण के एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाता है। मतलब तरंग क्या है? विक्षोभ, जो क्या करता है, एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाता है, लेकिन माध्यम का स्थानांतरण नहीं होता है। ये तो तरंग है। अब फ्रेंड्स, मैं बता रहा हूं कि तरंगें दो प्रकार की होती हैं। कितने प्रकार की होती हैं? दो प्रकार की होती हैं। एक तो तरंग वो होती है जिसको चलने के लिए माध्यम की आवश्यकता होती है। दूसरी तरंग वो होती है जिसको चलने के लिए माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है। और जिनको माध्यम की आवश्यकता होती है उनको कहते हैं यांत्रिक तरंग, और जिनको चलने के लिए माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है उनको कौन सी तरंग कहते हैं? अयांत्रिक। देखो, अभी जब केमिस्ट्री पढ़ रहे थे तब अपन ने पढ़ा था, यहां नाम ले रहा हूं मैं माध्यम का, तो केमिस्ट्री में आपने माध्यम पढ़ा था। माध्यम 3 थे प्रमुख रूप से, हालांकि 2 माध्यमों की और खोज हो चुकी। एक ठोस माध्यम था, एक द्रव्य माध्यम था, एक गैस माध्यम था, एक प्लाज्मा था, एक बोस-आइंस्टीन कंडेंसेट था। तो फ्रेंड्स, यांत्रिक तरंग कौन सी होती है? जिनको चलने के लिए किसकी आवश्यकता होती है? माध्यम की आवश्यकता होती है। लेकिन अयांत्रिक तरंगों को चलने के लिए माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है। तो बोलो फ्रेंड्स, अब एक बात तो मतलब विद्युत चुंबकीय तरंगों को चलने के लिए माध्यम की आवश्यकता होती है क्या? अभी जो सूर्य से मतलब ये अपना सूर्य था, ये पृथ्वी था, सूर्य से जो प्रकाश आ रहा था वो किसके द्वारा आ रहा था? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, विद्युत चुंबकीय तरंगों के द्वारा। इनको चलने के लिए, इनका एग्जाम्पल है यांत्रिका इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। मतलब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव या विद्युत चुंबकीय तरंगों को चलने के लिए किसकी आवश्यकता नहीं होती है? माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है। अर्थात ये किसमें चलती है? निर्वात में। तो आज के बाद से आपको इंपॉर्टेंट लाइन ये है जो याद रखनी है कि विद्युत चुंबकीय तरंगे या अयांत्रिक तरंगे हैं, क्योंकि विद्युत चुंबकीय तरंगों को चलने के लिए किसकी आवश्यकता नहीं होती है? माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है। बोलो फ्रेंड्स, राइट बात है। अब मैं आपको बताता हूं, इसे एक बार रब कर रहा हूं। यांत्रिक तरंगे जैसे अपनी ध्वनि तरंग यांत्रिक तरंग का एग्जाम्पल ये आगे पढ़ेंगे, लेकिन विद्युत चुंबकीय तरंग कौन सी है? अयांत्रिक तरंग है। अयांत्रिक तरंग क्यों है ये मैंने अच्छे से समझा दिया आपको। तरंग क्या है अच्छे से मैंने बता दिया आपको। अब फ्रेंड्स ध्यान दीजिएगा, अब हम बात कर रहे हैं किसकी? विद्युत चुंबकीय तरंगों की। देखो, सबसे पहली बात तो फ्रेंड्स ये आती है कि विद्युत चुंबकीय तरंगे हैं कौन कौन सी, वो मैं बोर्ड पे लिख रहा हूं। सबसे पहले 1 नंबर पे तो लिख रहा हूं कॉस्मिक। कौन सी है? कॉस्मिक। दूसरी है गामा, तीसरी है अक्सरे, ठीक है। चौथी कौन सी? कॉस्मिक, गामा, इसको गामा लिखता हूं, साथ साथ हिंदी नाम भी लिख रहा हूं ना, गामा, अक्सरे, यूवी रे। कौन सा रे? यूवी। देखो यूवी को इंग्लिश में बोलते हैं अल्ट्रा वायलेट,
इसको अपन बोलते हैं पराबैंगनी किरणें। कौन सी बोलते हैं? पराबैंगनी। कौन सी बोलते हैं फ्रेंड्स? पराबैंगनी बोलते हैं। इसके बाद में कॉस्मिक गामा अक्स यूवी वी, वी का मतलब होता है दर्शे, इंग्लिश में बोलते हैं विजिबल वेव जी। वी के बाद में आता है कॉस्मिक गामा अक्स यूवी वी आई आर, आई आर का मतलब होता है इंफ्रारेड, इंफ्रारेड का मतलब होता है अवरक्त तरंगी। कौन सी होती है? अवरक्त तरंगी। इसके बाद में आता है एस आर, एस आर का मतलब होता है शॉर्ट रेडियो, मतलब लघु तरंगी। कौन सी तरंगी होती है फ्रेंड्स? लघु तरंगी। और एस आर के बाद में आती है एल आर। क्या आती है? एल आर, एल आर का मतलब लॉन्ग रेडियो या दीर्घ तरंगी। कौन सी तरंगी आती हैं? दीर्घ तरंगी। देखो फ्रेंड्स, मैंने क्या क्या बताया। मैंने ये कहा कि जो प्रकाश सूर्य से अपनी धरती पर पहुंच रहा है वो एक अयांत्रिक तरंग जिसका नाम विद्युत चुंबकीय तरंग है, जो कि विकिरण के रूप में अपनी धरती पर आती है, अर्थात निर्वात में होकर अपनी दूरी तय करती है। कितनी दूरी तय करती है? 14 करोड़ 96 लाख किलोमीटर दूरी तय करती है। कितनी देर में करती है? 8 मिनट 19 सेकंड में करती है। वो कौन कौन सी तरंगों के रूप में करती है? जो विद्युत चुंबकीय तरंगे ये हैं, कॉस्मिक है, गामा है, अक्स है, यूवी है, वी है, आईआर है, एसआर है, एलआर है। अब फ्रेंड्स, मैं आपको आगे की जानकारी बता रहा हूं कि जैसे जैसे हम नीचे से ऊपर की ओर बढ़ते हैं, कहां से कहां बढ़ते हैं? नीचे से ऊपर की ओर बढ़ते हैं, तो क्या बढ़ती जाती है? आवृत्ति बढ़ती जाती है। क्या बढ़ती जाती है? आवृत्ति बढ़ती है। इस निशान का मतलब बढ़ती है, ठीक है। लेकिन फ्रेंड्स, एक काम की बात यह है कि जैसे जैसे हम ऊपर से नीचे आते हैं तो क्या बढ़ता जाता है? इधर से दिखाई तो देता है क्या आपको? मैं देख लेता हूं। हाँ, दिखाई दे रहा है अच्छे से। तरंग दैर्ध्य क्या होता है? तरंग दैर्ध्य। तो नीचे आने पर तरंग दैर्ध्य क्या होता है? बढ़ता है। मतलब मैंने ये समझाया फ्रेंड्स आपको कि अगर ऊपर से नीचे आए तो क्या हो रहा है? तरंग दैर्ध्य बढ़ रहा है। अगर नीचे से ऊपर जाए तो क्या बढ़ रहा है? आवृत्ति बढ़ रहा है। बोलो, सही बात है क्या? अब फ्रेंड्स, आपको यह भी याद रखना होगा एक संबंधी कि आवृत्ति और तरंग दैर्ध्य में कैसा संबंध होता है? उल्टा संबंध होता है। यह भी आपको याद रखना होगा कि आवृत्ति और तरंग दैर्ध्य में कैसा संबंध होता है? उल्टा या विपरीत संबंध होता है। मैंने ये चीज बता दी आपको कि जो ऊपर जाएंगे तो आवृत्ति बढ़ेंगी। और फ्रेंड्स, अब आपको मैं सबसे पहले तरंग दैर्ध्य की परिभाषा बता रहा हूं, फिर बता रहा हूं आपको आवृत्ति की परिभाषा। देखो फ्रेंड्स, अभी तरंग दैर्ध्य की परिभाषा, आवृत्ति की परिभाषा ध्वनि में सही तरीके से पढ़ेंगे, लेकिन एक बार यहां भी मैं बता रहा हूं। बोलो, तरंग ऐसे ही आगे बढ़ती है क्या? बोलो, तरंग ऐसे ही बढ़ती है ना? अच्छा, तो तरंग का ये जो शीर्ष भाग होता है इसको बोलते हैं सरंग। क्या बोलते हैं? सरंग। और जो निम्नतम बिंदु होता है इसको बोलते हैं गर्त। क्या बोलते हैं? गर्त। तो इसको भी क्या बोलेंगे? सरंग बोलेंगे। अच्छा, तो दो सरंगों या दो गर्तों के बीच की जो दूरी होगी उसको क्या बोलते हैं? उसको बोलते हैं तरंग दैर्ध्य। क्या बोलते हैं? तरंग दैर्ध्य बोलते हैं। क्या कहा मैंने कि कोई भी तरंग है, उस तरंग में दो चीज बनेगी, एक तो सरंग बनेगा और एक गर्त बनेगा। ऊपरी दो जो टॉप के बिंदु है, ठीक है, उन टॉप के बिंदुओं को अपन सरंग बोलते हैं, पीक को, और जो बॉटम के पॉइंट हैं उनको गर्त बोलते हैं। तो दो सरंगों या फिर दो गर्तों के बीच की जो दूरी बनेगी वो क्या कहलाती है? तरंग दैर्ध्य कहलाती है। तो ये तरंग दैर्ध्य तो कब बढ़ता है? जब ऊपर से नीचे आते हैं। और फ्रेंड्स, जब नीचे से ऊपर जाते हैं तो क्या होता है? आवृत्ति बढ़ता है। आवृत्ति क्या है फ्रेंड्स? मैं समझाता हूं। मतलब कोई भी कण है, ठीक है, उस कण के द्वारा किसी भी माध्यम का हो, कोई भी कण हो, उसके द्वारा 1 सेकंड में जितने कंपन किए जाएंगे वो क्या कहलाएंगे? आवृत्ति कहलाएगी। क्या कहा मैंने? कि किसी भी माध्यम का कोई भी कण 1 सेकंड में जितना कंपन करेगा, मतलब जितना फड़फड़ाहट करेगा, तो उसकी क्या कहलाएगी? आवृत्ति कहलाएगी। जैसे फ्रेंड्स मैं समझाता हूं, तो सबसे ज्यादा कंपन कौन करेगी? कॉस्मिक, उसके बाद में गामा, उसके बाद में अक्स, उसके बाद में यूवी, उसके बाद में वी, उसके बाद में आईआर, उसके बाद में एसआर, इसके बाद में एलआर। हाँ, सबसे ज्यादा दूरी चल के आगे कौन सी जाएगी? एलआर, क्योंकि तरंग दैर्ध्य किसकी ज्यादा है? एलआर की, फिर एसआर की, फिर आईआर की। चलो ये चीज समझ गए। अगर
इनकी आवृत्ति ज्यादा है। तो फ्रेंड्स आप एक बात देखो, थोड़ी सी टफ और अच्छे लेवल की चीजें हैं, इनको समझने में माइंड जरूर लगाना होगा, लेकिन आप ध्यान दोगे तो आपको अच्छे से सारी चीजें समझ में आएगी। आवृत्ति तो बढ़ रही है ऊपर जाने पे, लेकिन एक बात तो, अगर आवृत्ति बढ़ रही है उसके साथ साथ ऊर्जा भी बढ़ती है या नहीं बढ़ती है? अरे फ्रेंड्स, अगर ऊर्जा कम होगी तो एक सेकंड में कंपन भी तो कम होंगे ना। अगर ऊर्जा ज्यादा होगी तभी तो आवृत्ति ज्यादा होगी, क्योंकि तभी तो कंपन ज्यादा हो पाएंगे। अच्छा, तो नीचे से ऊपर जाने पर आवृत्ति भी बढ़ती है, ऊर्जा भी बढ़ती है। इतनी बात आपको समझ में आ गई होगी, ठीक है। अब मैं आगे की प्रक्रिया बता रहा हूं आपको, इधर से रब कर रहा हूं। चलो मुझे आप खुद एक बार तरंग दैर्ध्य को किसमें मापते हैं? एंगस्ट्रम में। और एक एंगस्ट्रम बराबर कितना होता है? 10⁻⁻10 मीटर। ये केमिस्ट्री में अपन चर्चा कर चुके हैं। अब इधर ध्यान देना फ्रेंड्स, मैं अब बता रहा हूं कि ये सूर्य का प्रकाश आता कहां से है? सूर्य से आ रहा है। अब आ रहा है तो बीच में क्या आ रहा है? बीच में अपने वायुमंडल की परतें आ रही हैं, और क्या आ रहा है? सही बात है क्या? अच्छा, वायुमंडल की परतों को देखता हूं सबसे पहले, ठीक है। इसे सब चीजों को मैं रब कर रहा हूं। आपको ये समझ में आ गया कि नीचे से ऊपर जाने पे आवृत्ति बढ़ेगी, ठीक है। देखो फ्रेंड्स, अब मैं बना रहा हूं वायुमंडल की परतें। सबसे नीचे कौन सी परत होती है? वायुमंडल की शोभ मंडल होता है। कौन सा मंडल होता है? शोभ मंडल होता है। शोभ मंडल के बाद में कौन सी परत होती है? समताप मंडल होता है। कौन सा मंडल होता है? समताप मंडल। और समताप मंडल के बाद में कौन सा मंडल होता है फ्रेंड्स? मध्य मंडल होता है। कौन सा मंडल होता है? मध्य मंडल होता है। और मध्य मंडल के बाद में कौन सा मंडल होता है? ताप मंडल होता है। कौन सा मंडल होता है? ताप मंडल। और ताप मंडल के ऊपर कौन सा मंडल होता है? ताप मंडल के ऊपर होता है बहिर्मंडल। कौन सा मंडल होता है? बहिर्मंडल। देखो मैंने क्या कहा कि अगर सूर्य से पृथ्वी पर अपनी मां धरती पर प्रकाश को आना है तो उनको वायुमंडल की कौन कौन सी परतों से होकर गुजरना पड़ेगा? शोभ मंडल, समताप मंडल, मध्य मंडल, ताप मंडल, बहिर्मंडल से होकर गुजरना पड़ेगा। मतलब यहां से यहां आना है। सही बात है क्या? अब अपन देखते हैं, देखो ध्यान देना कि इन तीनों को आप एक चीज और पढ़ते हो, आयन मंडल। वो आयन मंडल क्या है मैं बताता हूं कि बहिर्मंडल, ताप मंडल और मध्य मंडल, ठीक है, ये तीन जो मंडल है, इन तीनों को मिलाकर क्या कहते हैं? आयन मंडल कहते हैं। कौन सा मंडल कहते हैं? आयन मंडल कहते हैं। मैंने क्या कहा? वायुमंडल की 5 परतें हैं। कौन कौन सी? शोभ मंडल, समताप मंडल, मध्य मंडल, ताप मंडल, बहिर्मंडल, जिनसे होकर सूर्य का प्रकाश आ रहा है। ऊपरी 3 वायुमंडल की परतों को अपन आयन मंडल कहते हैं। क्या कहते हैं? आयन मंडल कहते हैं, जिनसे प्रकाश आ रहा है। अब देखना फ्रेंड्स, आपको मैं बताऊं, समताप मंडल में, कौन से मंडल में? समताप मंडल में। समताप मंडल में क्या पाया जाता है? ओजोन परत पाई जाती है, ठीक है। ये समताप मंडल है, इसमें ओजोन परत पाई जाती है। कौन सी परत पाई जाती है? ओजोन परत पाई जाती है। देखो फ्रेंड्स, मैं बताऊं आपको, जो ओजोन परत है, ये ओजोन परत ओजोन गैस से बनती है। कौन सी गैस से बनती है? ओजोन गैस से बनती है। ओजोन गैस कैसे बनती है ये मैं यहां बताता हूं। ऑक्सीजन के ऑक्सीकरण से बनती है। और कौन सी बनती है? ये। तो ओजोन गैस क्या है? O3 है, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन तो आपको यह समझ में आया कि अपनी ओजोन परत कहां पाई जाती है? समताप मंडल में पाई जाती है। ओजोन परत बनती कैसे है फ्रेंड्स? ओजोन परत ऑक्सीजन के ऑक्सीकरण से बनती है। ऑक्सीकरण मैंने केमिस्ट्री में अच्छे से समझाया था आपको। अब बात आती है फ्रेंड्स कि ये O3 जो बनती है उससे ओजोन परत बनती है, जिसमें कैसी गंध आती है? ओजोन गैस में, ओजोन परत में सड़ी मछली जैसी गंध आती है। कैसी गंध आती है? सड़ी मछली जैसी। कैसी गंध आती है? जैसी गंध आती है। कैसी गंध आती है? सड़ी मछली जैसी गंध आती है। अब फ्रेंड्स, अगली बात आती है कि इस ओजोन परत की मोटाई को किसमें मापते हैं? इस ओजोन परत की मोटाई को अपन डोप्सन इकाई में मापते हैं। किसमें मापते हैं? डोप्सन इकाई में मापते हैं। अगली बात हमने ये सीखी कि ओजोन परत की मोटाई को किसमें मापते हैं? डोप्सन इकाई में मापते हैं। अगली बात फ्रेंड्स ये है
कि ओजोन परत की बात करें तो ओजोन दिवस कब मनाया जाता है? 16 सितंबर को मनाया जाता है। कब मनाया जाता है? 16 सितंबर को। देखो फ्रेंड्स, ओजोन परत क्या करती है? ओजोन परत एक काम करती है। मुझे आप एक बात बताओ कि अगर देखो ये जो स्टार्टिंग वाली 4 वेव्स हैं, कौन कौन सी वेव हैं? 4 वेव, एक तो कॉस्मिक, एक गामा, एक एक्स और एक यूवी सॉरी। अगर ये 4 अगर अपने धरती पर पहुंचे, ठीक है, कौन कौन सी? कॉस्मिक, गामा, एक्स, यूवी, ठीक है। अगर ये इस ओजोन परत को क्रॉस करके अगर अपनी धरती पर आ जाए तो अपने क्या हो जाएगा? कैंसर हो जाएगा। क्या होगा? कैंसर होगा। स्किन से संबंधित डिजीज हो जाएंगे, ठीक है। क्यों होंगे? वजह मैं बताता हूं आपको। मैंने क्या कहा कि जो 4 इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव हैं, ये अगर धरती पर पहुंचे तो क्या होगा? कैंसर होगा। क्यों होगा? क्योंकि फ्रेंड्स इनकी ऊर्जा ज्यादा होती है। ऊर्जा ज्यादा क्यों होती है? क्योंकि इनकी आवृत्ति ज्यादा होती है। इन 4 की आवृत्ति ऊर्जा ज्यादा होने की वजह से ये अपनी बॉडी में कैंसर करते हैं। क्या करते हैं? कैंसर करते हैं। इसलिए इनको रोकने के लिए कौन सी परत पाई जाती है? समताप मंडल। तो रेलवे में जैसे एग्जाम होते कम से कम 20-30 बार क्वेश्चन पूछ लिया गया कि ओजोन परत कौन से मंडल में पाई जाती है? समताप मंडल में। क्या काम करती है? मतलब स्पेशली पराबैंगनी किरणों को रोकने का काम करती है। किसको? पराबैंगनी तरंगों को रोकने का काम। हालांकि चारों को रोकने का काम करती है, स्पेशली किसको रोकने का काम करती है? पराबैंगनी को। फिर अगला क्वेश्चन आती है तो फिर दिक्कत क्या हो रही है? दिक्कत साहब ये हो रही है कि आजकल अपन किसका यूज कर रहे हैं? देखो फ्रेंड्स, आपको केमिस्ट्री के अंदर एक वर्ग आता है जिसका नाम होता है हेलोजन वर्ग। कौन सा वर्ग होता है? हेलोजन वर्ग, जिसमें फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन तत्व आते हैं। उन हेलोजन वर्ग और उनसे मिलकर बने यौगिकों से क्या होता है? इस समताप मंडल में उपस्थित ओजोन परत में छिद्र हो रहा है। अगर ये छिद्र हो रहा है तो बोलो ये यूवी अंदर आएगी या नहीं आएगी? आएगी तो अपन को क्या करेगी? नुकसान करेगी। और इसी नुकसान की वजह से अपन किसका बैन कर रहे हैं कि एक तो हेलोजनों के जो कंपाउंड्स हैं उनको मतलब थोड़ा बैन कर रहे हैं, कंट्रोल कर रहे हैं, ठीक है। जो कहाँ यूज में लिया जाता है? प्रशीतक के रूप में। किसके रूप में यूज में लिए जा रहे हैं? प्रशीतक के रूप में। जैसे क्लोरोफ्लोरोकार्बन है, CF2Cl2 है, ऐसे फ्रेवन, ये सारी चीजें। अब बात करते हैं अपने कि समताप मंडल की बात करी। समताप मंडल में यह पाया जाता है। शोभ मंडल में क्या होता है? शोभ मंडल में अपने जैसे देखो हेलीकॉप्टर है तो वो सबसे पहले किस में उड़ेगा? शोभ मंडल में। फिर किस में जाता है? समताप मंडल में। मतलब जितने भी इंटरनेशनल फ्लाइट समताप मंडल में जाएगी, लेकिन जो अपनी देसी फ्लाइट हैं, ठीक है, वो शोभ मंडल में भी उड़ती हैं। इसके अलावा मौसम संबंधित जितने भी परिवर्तन होंगे वो कहाँ होंगे? शोभ मंडल में। मतलब मौसम से रिलेटेड जितने भी चेंजेस होते हैं वो किस में होते हैं? शोभ मंडल में। समताप मंडल में क्या होता है? समताप मंडल में इंटरनेशनल फ्लाइट उड़ती हैं। अच्छा, मौसम परिवर्तन नहीं होता है। अच्छा, मध्य मंडल में क्या होता है? अगर ऊपर से गिरती हुई कोई भी वस्तु मध्य मंडल में आती है तो मध्य मंडल तक आते आते वो क्या होने लग जाती है? जलने लग जाती है। ताप मंडल में क्या होता है? ताप मंडल में ISS स्थापित है, इंटरनेशनल स्पेस सिस्टम स्थापित है फ्रेंड्स। अब अपन बात करते हैं, देखो फ्रेंड्स, ये ओजोन परत बहुत इंपॉर्टेंट इश्यू है, ठीक है। मतलब इसके लिए जो सम्मेलन किया गया था वो मॉन्ट्रियल कनाडा में किया गया था, ठीक है। तो ओजोन परत के लिए मॉन्ट्रियल क्योटो प्रोटोकॉल, मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल ये भी यूज में लिए जा रहे हैं। अब अपन हालांकि इनके बारे में अपन एनवायरमेंट चीजें में पढ़ेंगे, लेकिन ये अपनी विद्युत चुम्बकीय तरंगे थी। अब एक एक तरंग के बारे में मैं आपको डिटेल से बताता हूं कि कौन सी तरंग क्या करती है, कैसे आती है, किसका क्या काम होता है। अपन ने इतनी बातें पढ़ ली, इतनी बातें पढ़ने, चलो मुझे ये आपको याद रखना होगा कि ओजोन गैस में कौन सी कैसी गंध आती है? सड़ी मछली जैसी। कैसे बनती है? ऑक्सीजन के ऑक्सीकरण से। अब मैं इसे रब कर रहा हूं। सबसे पहले मैं आपको बताऊंगा कॉस्मिक के बारे में। किसके बारे में बताऊंगा? कॉस्मिक के बारे में, ठीक है। इनकी खोज वगैरह कोई नहीं पूछता, लेकिन फिर भी अपन जितनी अच्छी जानकारी वो सारी लेंगे। कॉस्मिक कॉस्मिक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, ठीक है। कॉस्मिक वेव है, ये क्या करती है? पहली बात तो इसकी खोज विक्टर हेस ने की थी। किसने की थी? विक्टर हेस ने की थी।
ठीक है। काम क्या करती है कोस्मिकी? ये धरती का, किसका? धरती का चुंबकीय क्षेत्र पैदा करती है। कौन करती है धरती का चुंबकीय क्षेत्र? कोस्मिकी। अब फ्रेंड्स आता है पहली बात, कोस्मिक के लिए आपको एक लाइन याद रखनी होगी, सबसे इंपॉर्टेंट लाइन यह है कि धरती का चुंबकीय क्षेत्र पैदा कौन करती है? कोस्मिकी। अब फ्रेंड्स मैं बात कर रहा हूं कोस्मिक के बाद में 2 नंबर पे गामा की। किसकी बात कर रहा हूं? गामा की। गामा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, ठीक है। ध्यान देना, जो गामा होती है वो क्या करती है? गामा जीन उत्परिवर्तन का काम करती है। किसका काम करती है? जीन उत्परिवर्तन का। ठीक है। सबसे पहले मैं जीन की आपकी ओरली बात बता देता हूं। जीन क्या है? देखो फ्रेंड्स, अपना जो सेल होती है उस सेल में न्यूक्लियस या केंद्रक पाया जाता है, उस केंद्रक में गुणसूत्र पाए जाते हैं, गुणसूत्र पर डीएनए के खंड पाए जाते हैं जिनको जीन कहते हैं। जीन के अंदर मतलब अलील पाए जाते हैं, अर्थात जीन की जो अल्टरनेट फॉर्म होती है वो अलील होती है, ठीक है। अब बात करते हैं जो जीन होती है वो क्या करती है? लक्षणों को एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में पहुंचाती है। अब बात आती है उत्परिवर्तन क्या है? उत्परिवर्तन बोलते हैं डीएनए में हुए अचानक बदलावों को, डीएनए में हुए अचानक परिवर्तनों को क्या कहते हैं? उत्परिवर्तन कहते हैं। यह उत्परिवर्तन पॉजिटिव भी हो सकते हैं, नेगेटिव भी। जैसे जापान के हिरोशिमा और नागासाकी पे जो बम गिराया गया था उससे उत्परिवर्तन हुआ, और आज भी वहाँ की जो नई पीढ़ी, नई जनरेशन जो जन्म लेती है वो विकलांग, ऐसे मतलब कोई ना कोई डिसऑर्डर उनमें है, और मतलब वहाँ का उत्परिवर्तन सा हो गया। अच्छा, तो ये काम कौन करवाती है? गामा वेव्स करवाती है। जीन उत्परिवर्तन का काम कौन करती है? गामा वेव करती है। अब बात आती है फ्रेंड्स 3 नंबर पे एक्सरे की। किसकी बात आती है? एक्सरे की। इधर ध्यान देना, एक्सरे की थोड़ा सा इंपॉर्टेंट अक्षर आप ज्यादा बार पूछ लेते हैं। एक्सरे की खोज किसने की थी? रोंटगन ने की थी। किसने की थी? रोंटगन ने। कई बार रोंटगन लिखा मिलेगा, कई बार रोंटगन लिखा मिलेगा। रोंटगन ने किसकी खोज की थी? एक्सरे की खोज की थी। अब फ्रेंड्स मैं बात करता हूं कि एक्सरे का उपयोग कहाँ किया जाता है। एक्सरे का उपयोग एक तो चिकित्सा में किया जाता है। किसमें किया जाता है? चिकित्सा में किया जाता है। देखो फ्रेंड्स, चिकित्सा में कहाँ कहाँ किया जाता है? एक तो अगर बोन फ्रैक्चर हो जाए, क्या फ्रैक्चर हो जाए? बोन फ्रैक्चर, मतलब अगर कोई हड्डी फ्रैक्चर हो जाए तो किसका यूज किया जाएगा? एक्सरे का। एक फ्रेंड्स, अगर लंग्स डिजीज हो, कौन सी डिजीज हो? लंग्स डिजीज। लंग्स डिजीज का मतलब है फेफड़ों से संबंधित रोग होने पर भी अपन कई बार क्या करवाते हैं? एक्सरे करवाते हैं। इसके अलावा और क्या करते हैं? और फ्रेंड्स अपन मतलब चिकित्सा में, बोन फ्रैक्चर में, लंग्स डिजीज में, इसके अलावा एक्सरे का उपयोग होता है हार्ट डिजीज में। किस में होता है? हार्ट डिजीज में, ठीक है। किसका उपयोग होता है? एक्सरे का। फ्रेंड्स आपको लर्न रखना होगा, हार्ट डिजीज का अगर कोई पेशेंट है तो उसको बेरियम मिल का फूड दिया जाता है। कौन सा फूड दिया जाता है? बेरियम मील का फूड दिया जाता है, ठीक है। मुझे मील से एक वर्ड याद आ रहा है, आप बताना। देखो मैं बता देता हूँ इधर डायरेक्ट ही आपको। देखो अपना जो सुबह सुबह खाना खाते हैं, ब्रेक, सबसे पहले तो नाश्ता करते हैं उसको तो बोलते हैं ब्रेकफास्ट, ठीक है। फिर सुबह का जो खाना खाते हैं उसको क्या बोलते हैं? मील। क्या बोलते हैं? मील। और जब दोपहर में खाना खाते हैं उसको क्या बोलते हैं? लंच। और जब शाम का खाना खाते हैं उसको बोलते हैं सपर। क्या बोलते हैं? सपर। और जब देर रात को खाना खाते हैं उसको बोलते हैं डिनर। क्या बोलते हैं? डिनर। और डिनर के बाद में अपन जो करते हैं, डिनर के बाद में जैसे अपन मिठाई वगैरह खाते हैं या कोई मीठी चीज खाते हैं ना, उसको बोलते हैं डिजर्ट। क्या बोलते हैं? डिजर्ट। DERT, डिजर्ट। तो ये खाने के टाइप हो गए कि सुबह नाश्ता करते हैं, सुबह का खाना होता है, दोपहर का खाना होता है, शाम का, रात का, उसके बाद में जो मिठाई खाते हैं। मील यहीं से वर्ड आया है। तो चिकित्सा में किसका यूज किया जाता है? एक्सरे का। किस किस में? बोन फ्रैक्चर में किया जाता है, लंग्स डिजीज में किया जाता है, हार्ट डिजीज में किया जाता है। हार्ट डिजीज के पेशेंट को कौन सा फूड दिया जाता है? बेरियम मिल का फूड दिया जाता है। इसके अलावा एक्सरे का उपयोग कहाँ किया जाता है? इंडस्ट्री में किया जाता है। कहाँ किया जाता है? इंडस्ट्री में। इंडस्ट्री का मतलब है कि उद्योगों में यूज में लिया जाता है। किसके रूप में लिया जाता है?
एक तो लिया जाता है स्कैनर के रूप में, किसके रूप में? स्कैनर के रूप में। एक दूसरा होता है ठोस संरचनाओं की जांच करने में, किसकी जांच करने में? ठोस संरचनाओं की जांच करने में। देखो फ्रेंड्स, ठोस संरचनाओं की जांच करने में कैसे? जैसे हीरा सॉलिड होता है, ठोस होता है, उसकी जांच करने में किसका यूज किया जाता है? एक्सरे का यूज किया जाता है। तो जितनी भी ठोस संरचनाएं उनकी जांच करने के लिए स्कैनर में यूज किया जाता है। ठीक है, स्कैनर का आपको मालूम होगा। ठीक है, स्कैनर क्या करता है? मतलब हार्ड कॉपी को सॉफ्ट कॉपी बनाने का काम करता है। तो इंडस्ट्री में एक्सरे का यूज किया जाता है, चिकित्सा में एक्सरे का यूज किया जाता है। खोज रोन्टगन ने की थी, किसने की थी? रोन्टगन ने की थी। और अपन बात कर रहे हैं कि गामा वेव जीन उत्परिवर्तन का काम करती हैं और कॉस्मिक वेव धरती का चुंबकीय क्षेत्र पैदा करने में का काम करती हैं। अब इनको एक बार अपन रब करते हैं, उसके बाद में अपन आगे की तरफ मूव करते हैं। इतनी चीजें आपको समझ में आ गई होगी। कॉस्मिक पढ़ लिया आपने, गामा पढ़ लिया, एक्सरा पढ़ लिया। एक्सरे के बाद में अब बात करेंगे अपन यूवी की। किसकी बात करेंगे? यूवी की, मतलब अल्ट्रावायलेट की। ठीक है, यूवी, इसकी फुल फॉर्म लिख देता हूं मैं, यूवी अल्ट्रा वायलेट इलेक्ट्रो मैग्नेटिक वेव्स। ठीक है, देखो सबसे पहली बात लिख रहा हूं कि इसका कहाँ यूज किया जाता है, क्या यूज किया जाता है। जो यूवी होता है अल्ट्रावायलेट, वो फ्रेंड्स यूवी क्या क्या काम में आता है वो मैं बता रहा हूं। एक तो आता है फ्रेंड्स, जैसे पानी के अंदर बैक्टीरिया होते हैं। क्या होते हैं? बैक्टीरिया। देखो आपको एक चीज बता देता हूं, हालांकि ये चीज बायोलॉजी में डिस्कस करेंगे। जो बैक्टीरिया होता है उसको हिंदी में बोलते हैं जीवाणु। ठीक है, एक होता है वायरस, उसको हिंदी में बोलते हैं विषाणु। ठीक है, अपन नहीं समझ पाते कि बैक्टीरिया क्या है। बैक्टीरिया को जीवाणु कहते हैं, वायरस को विषाणु कहते हैं। ठीक है, बाकी प्रोटोजोआ, इन चीजों के बारे में आप चाहे आरपीओ चाहे पटवार हो, दोनों में अच्छे से पढ़ेंगे। इनसे संबंधित होने वाले कंप्लीट डिजीज की बात करेंगे और जीवाणु और विषाणु के द्वारा होने वाले लगभग अपन अपने बायोलॉजी पोर्शन के अंदर अपन 100 से ऊपर डिजीज की चर्चा करते हैं। यूवी की बात कर रहे हैं तो यूवी रेज क्या करती हैं? बैक्टीरिया जीवाणु को किल करने में, किल मतलब मारने में। ठीक है, पानी में जो अगर बैक्टीरिया हो, अर्थात अपन ये कह सकते हैं कि यूवी रेज का उपयोग वाटर प्यूरिफायर में किया जाता है। किसमें किया जाता है? वाटर प्यूरिफायर में यूज किया जाता है। इसके अलावा जो यूवी रेज होती है, यूवी वेव जो होती है, उसका उपयोग किसमें किया जाता है? तो बैक्टीरिया को किल करने में, एक वाटर को प्यूरिफायर करने में, और इसके अलावा फ्रेंड्स मतलब आपराधिक विज्ञान में। कौन सी विज्ञान में? आपराधिक विज्ञान में इसका उपयोग किया जाता है। इसके अलावा फ्रेंड्स जालीजात कागजों की चेकिंग में, किसका उपयोग किया जाता है? यूवी का उपयोग किया जाता है। अल्ट्रावायलेट इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का उपयोग किस किस में किया जाता है? तो बैक्टीरिया को किल करने में, वाटर प्यूरिफायर करने में एक किया जाता है, जालीजात कागजों की चेकिंग में, आपराधिक विज्ञान में इसका उपयोग किया जाता है। अब बात आती है यूवी के बाद में अगली आती है, अपन ये 4 नंबर की पढ़ रहे हैं। यूवी का रिफ्लेक्शन या परावर्तन किससे होता है? ओजोन परत के द्वारा होता है। किसके द्वारा होता है? ओजोन। अगर यूवी या अल्ट्रावायलेट अपनी धरती पर पहुंचेगी तो क्या होगी? कैंसर होने की संभावना बढ़ेगी। ठीक है, अगला क्वेश्चन ये पूछता है एग्जामिनर कि ये क्यों बढ़ती है संभावना कैंसर होने की? क्योंकि अल्ट्रावायलेट की आवृत्ति या फिर ऊर्जा क्या होती है? ज्यादा होती है। अब बात आती है 5 नंबर पे वी। वी का कॉस्मिक गामा अक्स यूवी के बाद में वी था। वी का मतलब होता है विजिबल। क्या होता है? विजिबल इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। ठीक है, अब बात आती है कि यूवी वी क्या है। देखो फ्रेंड्स, सबसे काम की बात तो ये है कि इस विजिबल की खोज किसने की थी? न्यूटन ने। किसने की थी? न्यूटन ने इसकी खोज की थी। अगली बात यह है कि इसे हिंदी में क्या कहते हैं? दर्श्य तरंग। कौन सी तरंग कहते हैं? दर्श्य। इसका यूटिलाइज क्या होता है? इसका उपयोग क्या होता है?
इसका उपयोग देखने में किया जाता है। किस में किया जाता है? देखने में किया जाता है। इतनी बातें आपको समझ में आ गई होगी। क्या? कि विजिबल इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव की खोज न्यूटन ने की थी, जिसका उपयोग देखने में किया जाता है। अब अपन इस विजिबल के बारे में डिटेल से जितना आगे प्रकाश पढ़ेंगे, चाहे वो अपवर्तन परावर्तन हो, उनमें सारों में इसी का यूज किया जाएगा। और अगली बात है कि विजिबल जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव होता है, इसका तरंग दैर्ध्य, इसका क्या तरंग दैर्ध्य कई बार एग्जाम में पूछ लेता है। इसका तरंग दैर्ध्य होता है 3900 एंगस्ट्रम से लेकर 7800 एंगस्ट्रम तक है। एंगस्ट्रम का मतलब मैंने पहले बता दिया, 1 एंगस्ट्रम बराबर 10⁻⁻10 मीटर होता है। और विजिबल या दर्शनीय तरंगों का तरंग दैर्ध्य कितना होता है? 3900 एंगस्ट्रम से 7800 एंगस्ट्रम होता है। यहाँ तक अपन ने पढ़ लिया विजिबल क्या है, न्यूटन ने खोज की, देखने में यूज किया जाता है। तरंग दैर्ध्य इनका 3900 से 7800 एंगस्ट्रम होता है। अब फ्रेंड्स अपन 6 नंबर पे चलते हैं। किस पे चलते हैं? 6 नंबर पे चलते हैं। छह नंबर की बात करें तो 6 नंबर पे कौन आता है? IR आता है। IR का फुल फॉर्म होती है इंफ्रा रेड मतलब अवरक्त तरंगे, विद्युत चुम्बकीय तरंगे। अब देखो IR की जानकारी लेते हैं। सबसे पहले तो कि IR का उपयोग कहाँ होता है? जहां भी उष्मा या हीट पैदा हो। क्या पैदा हो? उष्मा या हीट। ठीक है, पहली बात तो उष्मा का काम क्या होता है? उष्मा के 2 काम होते हैं, या तो अवस्था परिवर्तन करवाता है या फिर ताप में परिवर्तन कराता है। कौन? उष्मा। और जहां भी उष्मा पैदा हो वहां किसका यूज किया जाता है? IR का उपयोग किया जाता है। किसका उपयोग किया जाता है? IR का उपयोग किया जाता है। अगला क्वेश्चन आपसे एग्जामिनर ये पूछता है ग्लोबल वार्मिंग। क्या पूछता है? ग्लोबल वार्मिंग। ग्लोबल वार्मिंग का मतलब समझिए क्या? ग्लोबल मतलब वैश्विक और वार्मिंग का मतलब तापन। वैश्विक तापन की वजह है, वैश्विक तापन की वजह है। आंसर देना होगा आपको कि ग्लोबल वार्मिंग की वजह IR है। क्या है? IR। क्यों? क्योंकि ग्लोबल वार्मिंग वैश्विक तापन में क्या पैदा हो रहा है? तापमान ज्यादा बढ़ रहा है धरती का, जिससे क्या हो रहा है? बड़े बड़े हिम ग्लेशियर हिमखंड पिघल रहे हैं और पानी का जो जल स्तर है वो क्या होता जा रहा है? बढ़ता जा रहा है। क्यों? IR की वजह से। IR किससे बढ़ रहे हैं? देखो अपना जो एक ग्रीन हाउस इफेक्ट होता है, हरित गृह प्रभाव, उसमें भी क्या होती है? जैसे CO2, मैथेन, नाइट्रस ऑक्साइड, इन गैसों का ज्यादा यूज किया जाता है, जिससे कि धरती का तापमान बढ़ रहा है। और इन सबके बढ़ने की वजह से ग्लोबल वार्मिंग बढ़ रहा है। इनको बढ़ने की वजह क्या है? IR है। तो ग्लोबल वार्मिंग हो, उष्मा से संबंधित कोई भी काम हो। जैसे अगला क्वेश्चन एग्जामिनर ये पूछ सकता है। क्वेश्चन क्या पूछ सकता है? क्वेश्चन ये पूछ सकता है कि जैसे मतलब एक सोलर कुकर होता है। कौन सा कुकर होता है? सोलर कुकर। मैं प्रेशर कुकर की बात नहीं कर रहा हूं फ्रेंड्स से। सोलर कुकर, सोलर का मतलब सूर्य होता है हमेशा। सोलर कुकर, तो सोलर कुकर में खाना जल्दी से तैयार हो जाता है। ठीक है, सोलर कुकर में खाना किसकी वजह से पकता है? तो आपका आंसर होगा IR की वजह से। किसकी वजह से? IR। IR कौन है? अवरक्त तरंगे हैं। इसके अलावा क्वेश्चन आपको यह पूछ सकता है कि एक फोटोग्राफर है। कौन है? एक फोटोग्राफर। फोटो का मतलब मैंने बताया था प्रकाश होता है, ग्राफ का मतलब वो ग्राफ निकालने वाला। तो फोटोग्राफर एक धुंध या कोहरे में फोटोग्राफी करना चाहता है, किसका यूज करेगा? IR का, क्योंकि उसको हीट या उष्मा पैदा करनी होगी। अच्छा, अब अपन अच्छे से समझ चुके हैं कि कॉस्मिक या IR का उपयोग उष्मा पैदा करने में किया जाता है। अब मैं आपको बताता हूं कि IR का अन्य उपयोग कहां होता है। देखो फ्रेंड्स, अभी अपन समझते हैं कि IR का अन्य उपयोग, अन्य यूज जहां होता है वहां यहां बता रहा हूं। ठीक है, एक तो आप बताओ, सबसे पहले अपन ब्लूटूथ का यूज करते थे क्या? अच्छा,
उस ब्लूटूथ में किसका उपयोग होता है? IR का। ब्लूटूथ में किसका उपयोग किया जाता है? IR मतलब इंफ्रारेड का यूज किया जाता है। देखो ब्लूटूथ के अलावा, ठीक है, ब्लूटूथ में किसका उपयोग किया जाता है? IR का उपयोग किया जा रहा था। अब बात कर रहे हैं ब्लूटूथ के अलावा, जैसे आज ब्लूटूथ का काम वाईफाई ने ले लिया। किसने ले लिया? वाईफाई ने ले लिया। तो वाईफाई के अंदर किसका यूज किया जाता है? वाईफाई के अंदर IR से अगली स्टेप यूज में ली जाएगी। IR के बाद में कौन आता है? SR। तो SR मतलब शॉर्ट रेडियो का उपयोग किया जाता है, वाईफाई के अंदर यूज में लिया जाता है। देखो फ्रेंड्स, अब अपन बात करते हैं ब्लूटूथ के अलावा इसी का उपयोग, किसका? IR का उपयोग किया जाता है रिमोट में। किसमें किया जाता है? रिमोट में, ठीक है। और किस किस में बताया मैंने? एक तो जहां भी हीट पैदा करनी है, एक ब्लूटूथ में, एक किसमें यूज किया जाएगा? रिमोट में इसका उपयोग किया जाएगा। अब फ्रेंड्स IR की चर्चा करने के बाद में मैं आगे बढ़ रहा हूं 7वें नंबर की इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव के बारे में। 7वें नंबर की इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव कौन सी है? SR। कौन सी है? SR है। SR का उपयोग किसमें किया जाएगा? SR की फुल फॉर्म होती है शॉर्ट रेडियो, या फिर अपन बोल सकते हैं लघु तरंगे। SR इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, इसका यूज किया जाता है एक तो ओवन में। किसमें किया जाता है? ओवन। एग्जाम में डायरेक्ट आपको ओवन लिखा मिलेगा। एक तो ओवन में इसका उपयोग किया जाता है, ओवन एक भट्टी होती है, ठीक है, ओवन में इसका उपयोग किया जाता है। इसके अलावा एक वाईफाई में इसका यूज किया जाता है। किसमें किया जाता है? वाईफाई में। और एक फ्रेंड्स SR का उपयोग किया जाता है रडार में। किसमें किया जाता है? रडार में। किसमें किया जाता है? रडार में। फ्रेंड्स क्वेश्चन यहां से आता है कि रडार की फुल फॉर्म क्या है, ठीक है, मैं यहां लिख रहा हूं रडार की, ठीक है। RA का मतलब होता है रेडियो। क्या होता है? रेडियो। और इस D का मतलब होता है संसूचन या डिटेक्शन, ठीक है, डिटेक्शन। और A का मतलब होता है एंड, ठीक है, और R का मतलब होता है रिंगिंग। क्या होता है? RNG रिंगिंग, ठीक है। तो रडार की फुल फॉर्म हो गई रेडियो, डिटेक्शन एंड रिंगिंग, ठीक है। देखो फ्रेंड्स, रडार का जो यूज किया जाता है वो कहाँ किया जाता है? देखो रडार का यूज एक तो जो अपने दो चीज होती है, एक तो रडार होता है, एक सोनार होता है। आपने बहुत अच्छे से सुना होगा। देखो जो सोनार होता है उसके अंदर यूज किसका किया जाता है? पराश्रव्य तरंगों का यूज किया जाता है, ध्वनि तरंगों का यूज किया जाता है। जबकि रडार में किसका उपयोग किया जाता है? विद्युत चुंबकीय तरंगों का यूज किया जाता है। कौन सी विद्युत चुंबकीय तरंगों का यूज किया जाता है? शॉर्ट रेडियो या लघु तरंगों का यूज किया जाता है। इसके अलावा फ्रेंड्स आपको याद रखना है कि सोनार का जो प्रयोग किया जाता है वो तो जलयानों को दिशा निर्देशित करने के लिए या जलमग्न चीजों को ढूंढने के लिए। लेकिन अगर स्थल पर कोई भी चीज मगन हो जाती है उसको ढूंढने के लिए किसका प्रयोग करेंगे? रडार का। जल में अगर कोई चीज मगन होती है तो किसका प्रयोग करेंगे? सोनार का। इसके अलावा रडार का उपयोग अपने जो वायुयान होते हैं, फ्लाइट होते हैं, उनको दिशा निर्देशित करने में किया जाता है। रडार का उपयोग किसमें किया जाता है? रडार का उपयोग वायुयानों को दिशा निर्देशित करने में या फिर मतलब कोई खोई हुई चीज को ढूंढने में, ठीक है। फ्रेंड्स आपको जैसे पता होगा अपन आज बहुत अच्छी सी एंटी मिसाइल बनाते हैं, मतलब भारत एंटी मिसाइल के अंदर बहुत अच्छा आगे डेवलप कर चुका है मिसाइल्स बनाने के अंदर। अपन दिल्ली की बात करें, जैसे दिल्ली के ऊपर कभी भी मिसाइल अटैक नहीं हो सकता अब। क्यों? क्योंकि दिल्ली में अच्छे अच्छे एंटी मिसाइल टैंक बना लिए गए हैं। अब वो क्यों नहीं होता? क्योंकि जैसे ही दूसरी कंट्री से अगर कोई मतलब अपना अपोजिशन है उससे अगर कोई मिसाइल आती है तो यहाँ क्या है कि जो अपने रडार लगे हुए वो पहले से डिटेक्ट कर देते हैं कि कोई ऐसी मिसाइल आ रही है जो अपन को नुकसान पहुंचाएगी, तो अपनी जो एंटी मिसाइल है वो जाएगी और उसको क्या कर देगी? उसका इफेक्ट को कम कर देगी, खत्म कर देगी। तो रडार का उपयोग है एक तो मतलब एंटी मिसाइल के रूप में रडार बताता है, मतलब पहले अपन को ऑलरेडी इन्फॉर्म देता है। इसके अलावा अपन रडार की बात करें तो सबसे पहले रडार की खोज किसने की थी? देखो फ्रेंड्स मैं बताऊं आपको, सबसे पहले रडार की खोज रॉबर्ट ने की थी। किसने की थी? रॉबर्ट ने। जबकि रडार का फर्स्ट यूज किसने किया था? रडार का प्रथम बार प्रयोग किया था यंग तथा टेलर ने। किसने किया था? यंग अलग व्यक्ति था और टेलर अलग व्यक्ति था।
तो यंग और टेलर ने सबसे पहले रडार का प्रयोग किया था। रॉबर्ट ने इसकी खोज की थी। क्या है रडार, मैंने बता दिया। रडार में किसका उपयोग किया जाता है? एसआर का। वाईफाई में भी एसआर का, ओवन में भी एसआर का। अब फ्रेंड्स अपन आगे बढ़ते हैं। एसआर के बाद में एलआर, किसकी बात करते हैं? एलआर। एलआर का मतलब होता है लॉन्ग रेडियो, मैं ऑलरेडी बता चुका हूं, दीर्घ तरंगी। एलआर जो फ्रेंड्स एलआर होती है उसका यूज किया जाता है कहाँ? एलआर का प्रयोग मतलब लॉन्ग रेडियो का प्रयोग ही कहाँ किया जाता है? लॉन्ग रेडियो का जो प्रयोग है वो किया जाता है फ्रेंड्स एक तो अपने मोबाइल में। किसमें किया जाता है? मोबाइल में। देखो क्वेश्चन आ जाए कि वाईफाई में किसका प्रयोग किया जाता है, तो वाईफाई में आपको बताना होगा एसआर का। क्वेश्चन आ जाए ब्लूटूथ में किसका प्रयोग किया जाता है, आंसर बताना होगा आईआर का। क्वेश्चन आ जाए मोबाइल में किसका प्रयोग किया जाता है, आंसर बताना होगा एलआर का। ठीक है, मोबाइल में या फिर अपन कहें तो मोबाइल टावर में, किसमें? मोबाइल टावर में या रेडियो में या टीवी में, इनमें किसका प्रयोग किया जाता है? एलआर का। जबकि रिमोट में किसका यूज किया जाता है? रिमोट में आईआर का प्रयोग किया जाता है। अब फ्रेंड्स एक स्टार वाली लाइन में आपको बता रहा हूं और अपनी इसी के साथ अपनी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव कंप्लीट होती है। ठीक है, अगली बात यह है कि रेडियो तरंगे, ठीक है, रेडियो तरंगे, रेडियो तरंगे आयन मंडल से, कौन से मंडल से? आयन मंडल से परावर्तित होती हैं। कहां से परावर्तित होती हैं? आयन मंडल से परावर्तित होती हैं। अगली लाइन मैंने अच्छी क्या बताई आपको कि रेडियो तरंगे किससे परावर्तित होती हैं? आयन मंडल से परावर्तित होती हैं। फ्रेंड्स अब अपन बात करते हैं प्रकाश से संबंधित विविध जानकारियां। सबसे पहले तो मैं बताऊं कि देखो जो प्रकाश होता है वो अपन कौन से प्रकाश में वस्तुएं देख पाते हैं, वो अपन देख पाते हैं दृश्य प्रकाश में। कौन से प्रकाश में? दृश्य प्रकाश में। वस्तुएं कौन से प्रकाश में देख पाते हैं? दृश्य प्रकाश में। और दृश्य प्रकाश का तरंगदैर्घ्य कितना होता है? 3900 एंगस्ट्रम से लेकर 7800 एंगस्ट्रम होता है। दूसरी बात कि अपन जो वस्तुएं देख पाते हैं वो ये प्रकाश है। अच्छा देखो जो प्रकाश सूर्य से आ रहा है वो श्वेत प्रकाश के रूप में आता है। कौन से प्रकाश में आता है? श्वेत प्रकाश किरण के रूप में। ठीक है, श्वेत प्रकाश की किरण के रूप में आता है, जिसमें फ्रेंड्स 7 रंग होते हैं। जिसमें कितने रंग होते हैं? 7 रंग। एक तो बैंगनी, नीला, बैंगनी, नीला, पीला, नारंगी और एक रंग होता है लाल। मैंने क्या कहा कि सूर्य से जो प्रकाश आ रहा है उसमें 7 रंग होते हैं, बैंगनी, नीला, आसमानी, हरा, पीला, नारंगी, लाल, जो श्वेत प्रकाश की किरण आ रही है उसमें। फ्रेंड्स अब अपन बात करते हैं कि हमें कोई वस्तु लाल दिखाई देती है, कोई वस्तु में ब्लैक दिखाई देती है, कोई वस्तु हमें सफ़ेद दिखाई देती है, कोई वस्तु हमें नारंगी दिखाई देती है। ऐसा होता क्यों है? ये सब प्रकाश के परावर्तन की वजह से होता है। किसकी वजह से होता है? परावर्तन। हमें दुनिया की कोई भी चीज़ दिखाई दे रही है वो परावर्तन की वजह से। कैसे? लो मैं भी समझाता हूँ। ये बताने से पहले मैं आपको छोटी सी चीज़ और बता देता हूँ। देखो प्रकाश के लिए विद्युत चुम्बकीय तरंग सिद्धांत तो ये कहता है प्रकाश एक तरंग है, जबकि आइंस्टीन का जो फोटोन और क्रोम्पटन सिद्धांत है वो प्रकाश के कण सिद्धांत की व्याख्या देता है। मतलब आइंस्टीन का कण सिद्धांत तो आ रहा है फोटोन और क्रोम्पटन प्रभाव के लिए, और एक आता है तरंग सिद्धांत। तो मतलब प्रकाश को 2 चीज़ों में बता दिया कि प्रकाश तरंग भी है, कुछ लोग कह रहे हैं कि प्रकाश कण भी है। तो एक डी ब्रोगली नाम का वैज्ञानिक आया, उसने प्रकाश को कहा कि प्रकाश द्वैत प्रकृति का है। द्वैत प्रकृति मतलब कण और तरंग दोनों प्रकार की प्रकृति का होता है। ये बात कही डी ब्रोगली ने। अब अगर हम बात कर रहे हैं कि प्रकाश के वेग का निर्धारण रोमन ने किया। अब बात करेंगे हमें कोई वस्तु दिखाई देती है, कैसी दिखाई देती है? लो मैं भी बताता हूँ कि जो श्वेत प्रकाश की किरण है उसमें 7 रंग हैं। एक तो बैंगनी, नीला, एक आसमानी, एक हरा, एक पीला, एक नारंगी, एक लाल रंग है। अच्छा देखो फ्रेंड्स मैं आपको बताता हूँ, जैसे ये अपना व्हाइट बोर्ड है, ये व्हाइट क्यों दिखाई दे रहा है? ये श्वेत प्रकाश की किरण आई
और आपको पता है सफ़ेद सतह या श्वेत सतह जो भी होगी वो किसी भी रंग का ऑब्जर्वेशन नहीं करती है, किसी भी रंग का अवशोषण नहीं करती है, उस रंग को वापस परावर्तित कर देती है। तो इस श्वेत सतह पर आने पर सारे के सारे रंग आप वापस क्या हो जाते हैं, परावर्तित हो जाते हैं। मतलब कोई भी रंग अवशोषित नहीं होता है, सारे रंग अवशोषित कोई भी रंग अवशोषित नहीं हो जाते, सारे के सारे रंग परावर्तित हो जाते हैं। इसलिए हमें ऐसा कैसा वो श्वेत किरण वापस अपने आंखों में आएगी तो हमें कैसा दिखाई देगा, बोर्ड सफ़ेद दिखाई देगा। यदि फ्रेंड्स ये काला कब दिखाई देता कि यहाँ सूर्य की प्रकाश की किरण आई और सारे के सारे रंगों को अगर ये सतह अवशोषित कर लेती तो हमें ये सतह कैसी दिखाई देती, काली दिखाई देती। यदि ये बैंगनी दिखाई देती तो कैसा होता कि जब सारे रंग इस सतह पर आपतित होते हैं और आपतित होने के बाद में ये बाकी 6 तो अवशोषित हो जाते और ये बैंगनी टकरा कर वापस अपनी आंखों में आता, मतलब बैंगनी रंग का क्या होता, परावर्तित। क्वेश्चन ये आता है कि माना कि हमें कोई वस्तु, किसी वस्तु की सतह सफ़ेद दिखाई दे रही है तो कौन से रंग का अवशोषण हो रहा है, किसी भी रंग का अवशोषण नहीं हो रहा है, सारे के सारे रंग टकरा कर वापस आ रहे हैं और वो श्वेत किरण अपने आंखों में आते हैं। इसलिए अपन को कौन सा रंग दिखाई देता है, श्वेत। माना कि आपको ब्लैक दिखाई दे रहा है, काला दिखाई दे रहा है, तो कब दिखाई देंगे, जब सारे के सारे रंग उस सतह द्वारा अवशोषित कर लिए जाते हैं तो अपन को कौन सा सतह दिखाई देगी, ब्लैक सतह दिखाई देगी। तीसरी बात, माना कि आपको बैंगनी सतह दिखाई दे रही है तो ये कब दिखाई देगी, जब कोई प्रकाश की किरण आती है और 6 रंग अवशोषित कर ली जाती हैं उस सतह द्वारा और एक 7वां रंग बच जाता है। जैसे बैंगनी रंग अवशोषित नहीं हुआ तो जो रंग परावर्तित होगा वो ही सतह उसी रंग की दिखाई देगी। या फिर अगर माना कि आपको कोई सतह पीली दिखाई दे रही है, इसका मतलब यह हुआ कि बैंगनी, नीला, आसमानी, हरा और नारंगी, लाल ये तो अवशोषित हो जाएंगे, पीला रंग परावर्तित होकर अपनी आंखों तक आएगा। इसलिए अपन को कौन सतह कैसी दिखाई देगी, पीली सतह दिखाई देगी। ये सारी चीजें अपन परावर्तन में अच्छे से दोबारा देखेंगे। इसके बाद में अपन बात करते हैं किसकी, अपन ये तो है श्वेत प्रकाश के अंदर जो रंग है उनके बारे में, प्रकाश की प्रकृति कौन कौन सी है, जबकि डी ब्रोगली ने कौन सी बताई ये अपन ने देख लिया। अब आता है कि प्रकाशमान के आधार पर वस्तुएं 4 प्रकार की होती हैं। प्रकाशमान के आधार पर वस्तुएं कितने प्रकार की होती हैं, 4 प्रकार की। वो 4 प्रकार में बोर्ड पे लिख रहा हूं फ्रेंड्स से। देखो पहले प्रकार तो कौन सा है, प्रदीप्त वस्तुएं। कौन सी वस्तुएं हैं, प्रदीप्त वस्तुएं, ठीक है। दूसरा प्रकार कौन सा है, अप्रदीप्त वस्तुएं। कौन सा प्रकार है, 2 प्रकार पढ़ रहे हैं पहले। प्रदीप्त वस्तुएं वे वस्तुएं जिनके पास स्वयं का प्रकाश होता है, वे वस्तुएं जिनके पास स्वयं का क्या होता है, प्रकाश होता है। स्वयं का प्रकाश जिनके पास होता है वो कैसी होती हैं, प्रदीप्त वस्तुएं होती हैं। और वे वस्तुएं जिनके पास स्वयं का प्रकाश नहीं होता है क्या कहलाती हैं, अप्रदीप्त वस्तुएं। प्रदीप्त वस्तुएं जैसे अपन बोल सकते हैं विद्युत बल्ब। कौन सा बल्ब, विद्युत बल्ब। क्या है, प्रदीप्त, उसके पास खुद का प्रकाश होता है। जिसे अपन बोल सकते हैं सूर्य, ठीक है, सोलर, ठीक है। अब बात करते हैं अप्रदीप्त वस्तुएं। अप्रदीप्त वस्तु में जैसे अपन बोल सकते हैं अपनी, जैसे चेयर है, ठीक है, जैसे अपनी टेबल है, जैसे अपन बात अपना ये मार्कर है, ठीक है, जैसे अपना कोई भी चीज ले सकते हैं। तो प्रदीप्त वस्तुएं जिनके पास खुद का प्रकाश होता है, अप्रदीप्त वस्तुएं जिनके पास खुद का प्रकाश नहीं होता है। ये पहला प्रकार था, ये प्रकाशमान के आधार पर वस्तुओं का दूसरा प्रकार था। और तीसरा प्रकार मैं यहाँ पर बता रहा हूँ पारदर्शी वस्तुएं। कौन सी वस्तुएं, पारदर्शी वस्तुएं। और चौथा ट्रांसपेरेंट वस्तुएं और चौथा है अपारदर्शी वस्तुएं, ठीक है। वे वस्तुएं जिनसे प्रकाश से मतलब एक सतह से दूसरी सतह, मतलब प्रकाश उस माध्यम की सतह को आराम से क्रॉस करके आगे निकल जाता है, ठीक है। मतलब पारदर्शी वस्तुएं वो होती हैं जिनमें प्रकाश आर पार आ जा सकता है, और अपारदर्शी वस्तुएं वो होती हैं जिनमें प्रकाश आर पार मतलब आना जाना नहीं कर सकता, वो होती है अपारदर्शी वस्तुएं। अपारदर्शी वस्तुओं की वजह से छाया निर्माण होता है। क्या निर्माण होता है, छाया निर्माण होता है। एक होता है सेमी ट्रांसपेरेंट, ठीक है, अर्ध पारदर्शी, मतलब कुछ तो प्रकाश का भाग जाता है कुछ भाग नहीं जाता है।
ये अर्ध पारदर्शी, कुछ प्रकाश का भाग आगे जाता है और कुछ प्रकाश का भाग आगे नहीं जाता है। ये है वस्तुओं के 5 प्रकार। कौन कौन सी वस्तु पढ़ी अपने? प्रदीप्त वस्तु, अप्रदीप्त वस्तु, पारदर्शी वस्तु, अपारदर्शी वस्तु, अर्धपारदर्शी या सेमी ट्रांसपेरेंट वस्तुएं पढ़ी। अब फ्रेंड्स अपन बात कर रहे हैं कि प्रकाश की आगे की चर्चाएं करते हैं। अब अपन बात करते हैं प्रकाश की महत्वपूर्ण घटनाओं की। देखो, कण प्रकृति, प्रकाश की 2 प्रकार की प्रकृति बताएगी, एक विद्युत चुम्बकीय तरंग प्रकार की प्रकृति, एक कण प्रकृति। कण प्रकृति 2 ही चीजों में बताएगी, एक क्रोमटोन प्रभाव में और एक ही फोटोन प्रभाव में। दूसरी बात, इन सब के अलावा जैसे परावर्तन है, अपवर्तन है, विवर्तन है, व्यतिकरण, इन सब सारी चीजों के अंदर किसकी बात बताएगी? इनके अंदर बताएगी प्रकाश के तरंग प्रकृति की। सबसे पहले प्रकाश का परावर्तन प्रभाव की बात कर रहे हैं। किसकी बात कर रहे हैं? परावर्तन। परावर्तन को इंग्लिश में बोलते हैं रिफ्लेक्शन। क्या बोलते हैं? परावर्तन। देखो फ्रेंड्स, आपको इस नाम से विदित हो रहा है, परावर्तन का मतलब होता है कि एक बार तो आती है लेकिन टकराकर वापस चली जाती है, वही तो परावर्तन है, रिफ्लेक्शन हो रहा है। देखो कैसे मैं बताऊं। सबसे पहले देखो परावर्तन क्या है। जैसे ये कोई माध्यम है, ठीक है, यहाँ पर अलग माध्यम है, यहाँ पर अलग माध्यम है, मतलब ऊपर वाले को मैं माध्यम प्रथम कह सकता हूँ क्या? हाँ कह सकते हैं। नीचे वाले को माध्यम सेकंड कह सकता हूँ क्या? बिल्कुल सर कह सकते हैं। अगर कोई प्रकाश की किरण आती है, माध्यम की सतह से टकराती है, तो कंडीशन 2 बन सकती है। एक तो आगे जा सकती है ये प्रकाश की किरण, और एक टकराकर वापस उसी माध्यम में लौट जाए। तो यदि ये प्रकाश की किरण टकराकर वापस इसी माध्यम में लौट जाए, ठीक है, तो ये प्रकाश का क्या कहलाता है? परावर्तन कहलाता है। परावर्तन की परिभाषा क्या बनी? यदि कोई प्रकाश की, देखो प्रकाश की किरण की जगह वो साउंड भी आ सकता है। आपने साउंड का इको पढ़ा होगा, ध्वनि की गूंज, वहां भी परावर्तन लगता है, लेकिन वो साउंड का परावर्तन हो रहा है, और यहाँ पर लाइट या प्रकाश का परावर्तन हो रहा है। जब प्रकाश की किरण एक माध्यम से टकराकर वापस उसी माध्यम में लौट रही है, तो ये तो क्या कहलाता है? प्रकाश का परावर्तन। परिभाषा की क्या लिखी? जब प्रकाश की किरण एक माध्यम से टकराकर वापस उसी माध्यम में लौट जाए, तो उसे प्रकाश का क्या कहते हैं? परावर्तन कहते हैं। देखो फ्रेंड्स, अब ध्यान देना, परावर्तन के लिए मैं आगे बताऊं आपको। देखो परावर्तन 2 प्रकार का हो सकता है। एक तो होता है फ्रेंड्स नियमित परावर्तन। कौन सा परावर्तन है? नियमित परावर्तन होता है, ठीक है। और एक होता है विस्तृत परावर्तन। कौन सा परावर्तन होता है? विस्तृत परावर्तन। मैंने क्या कहा फ्रेंड्स आपको कि परावर्तन जो होता है वो 2 प्रकार का होता है। एक होता है नियमित परावर्तन और दूसरा होता है विस्तृत परावर्तन। देखो नियमित परावर्तन कैसे होगा? माना कि ये सतह कैसी है? चिकनी। कैसी है? चिकनी। अगर परावर्तक, देखो जिस सतह से परावर्तन होता है, इस सतह को बोलते हैं परावर्तक पृष्ठ। क्या बोलते हैं? परावर्तक पृष्ठ। मैंने क्या कहा? जिस सतह से परावर्तन होता है उसको परावर्तक पृष्ठ बोलते हैं। यदि प्रकाश की किरण आ रही है तो इसे कौन सी किरण बोलेंगे? आपतित किरण बोलेंगे। कौन सी किरण बोलेंगे? आपतित किरण। यदि प्रकाश की किरण जा रही है तो इसको कौन सी किरण बोलेंगे? परावर्तित किरण बोलेंगे। कौन सी किरण बोलेंगे? परावर्तित किरण बोलेंगे। और फ्रेंड्स, इन दोनों किरणों के बीच में एक अभिलंब बनता है। क्या बनता है? नॉर्मल बनता है। देखो आपतित किरण, क्या आपतित किरण और अभिलंब के बीच में जो कोण बनता है वो कौन सा कोण बनता है? कोण आई। और इस कोण आई को बोलते हैं आपतन कोण। कौन सा कोण बोलते हैं? आपतन कोण। और फ्रेंड्स, अभिलंब और परावर्तित किरण के बीच में जो कोण बनता है उसको क्या बोलते हैं? कोण आर, मतलब परावर्तन कोण बोलते हैं। क्या बोलते हैं? परावर्तन कोण। देखो मैंने क्या बताया परावर्तन के अंदर कि आप जिस सतह से परावर्तन हो रहा है उसे परावर्तक पृष्ठ बोलते हैं, और आपतित किरण और अभिलंब के बीच बना कोण आपतन कोण है। आप परावर्तित किरण और अभिलंब के बीच बना कोण परावर्तन कोण है। जो प्रकाश की किरण आ रही है वो आपतित किरण है, जो प्रकाश की किरण टकराकर वापस लौट रही है वो परावर्तित किरण है।
ऊपर माध्यम एक लिया और माध्यम में दो लिया। अब मैं बता रहा हूं कि परावर्तन दो प्रकार का होता है। पहला प्रकार मैं परावर्तन का बता रहा हूं, नियमित परावर्तन। देखो नियमित परावर्तन के लिए शर्त क्या है, ठीक है, नियमित परावर्तन के लिए शर्त लिख रहा हूं। क्या लिख रहा हूं? शर्त लिख रहा हूं। किसकी शर्त लिख रहा हूं? नियमित परावर्तन के लिए। नियमित परावर्तन की शर्त यह है कि परावर्तक पृष्ठ, कौन सा पृष्ठ? परावर्तक पृष्ठ कैसा होना चाहिए? चिकना होना चाहिए। कैसा होना चाहिए? चिकना, या चिकने को स्मूथ भी बोलते हैं, स्मूथ होना चाहिए। परावर्तक पृष्ठ चिकना होना चाहिए, ठीक है। अब मैं फ्रेंड्स यहाँ बता देता हूँ नीचे। माना कि ये परावर्तक पृष्ठ है तो ये कैसा होगा? चिकना होगा। चिकना होगा तो माना कि ये प्रकाश की किरण आई और ये ऐसे गई। माना कि यहाँ से प्रकाश किरण आई, ये ऐसे गई। माना कि ये प्रकाश किरण आई, ये ऐसे गई, ठीक है। अगर चिकना है तो ऐसे प्रकाश की किरण आएगी और ऐसे प्रकाश की किरणें जाएगी। अब दूसरा आता है विस्तृत परावर्तन। देखो फ्रेंड्स मैं यहाँ लिख रहा हूँ, थोड़ा सा जगह कम है अपने पास। इसके विस्तृत परावर्तन के लिए शर्त क्या है कि परावर्तक पृष्ठ, कौन सा पृष्ठ? परावर्तक पृष्ठ कैसा होना चाहिए? खुरदरा, ठीक है। खुरदरे को मतलब होता है रफ। परावर्तक पृष्ठ रफ होना चाहिए, खुरदरा होना चाहिए। देखो ध्यान देना, परावर्तक पृष्ठ खुरदरा होना चाहिए, मतलब परावर्तक पृष्ठ ऐसा खुरदरा ऐसा होगा। अच्छा, अगर माना कि अब इसमें प्रकाश किरण ये ऐसे आ रही है तो ये जाएगी कैसे? ऐसे। तो ये प्रकाश किरण ऐसे आ रही है, जाएगी कैसे? ऐसे। ये प्रकाश की किरण ऐसे आ रही है, जाएगी कैसे? ऐसे। ये प्रकाश की किरण ऐसे आ रही है, जाएगी कैसे? ऐसे। मतलब इसमें प्रकाश चारों तरफ फैल जाता है। क्या हो जाता है? फैल जाता है। जबकि इसमें प्रकाश क्या होता है? एक निश्चित दिशा में जाता है। कौन सी दिशा में जाता है? निश्चित दिशा में। देखो मैंने क्या कहा, नियमित परावर्तन में परावर्तक पृष्ठ चिकना होता है, जिससे शर्त तो ये है, और इसका रिजल्ट क्या होता है? इसका रिजल्ट ये निकलता है फ्रेंड्स कि प्रकाश एक निश्चित दिशा में, कौन सी दिशा में? निश्चित दिशा में जाता है, ठीक है, टकराने के पश्चात। लेकिन विस्तृत परावर्तन का जो रिजल्ट निकलता है वो क्या निकलता है कि प्रकाश चारों तरफ क्या हो जाता है? फैल जाता है। देखो मैंने क्या कहा वो समझो। मैंने ये कहा फ्रेंड्स सबसे पहले कि परावर्तन क्या है, परावर्तन की परिभाषा बताई। परावर्तन क्या है? जब प्रकाश की किरण जब प्रकाश की किरण एक माध्यम से की किरण एक माध्यम से टकराकर, मतलब माध्यम की सतह से टकराकर, जब प्रकाश किरण किसी माध्यम से टकराकर वापस उसी माध्यम में लौट जाती है, परावर्तन है। परावर्तन के लिए अपने पढ़ा आपतित किरण, परावर्तित किरण, अभिलंब, परावर्तक पृष्ठ, आपतन कोण, परावर्तन कोण, 5-6 चीजें पढ़ी। फिर पढ़ा कि परावर्तन दो प्रकार का हो सकता है, एक नियमित परावर्तन, एक है विस्तृत परावर्तन। नियमित परावर्तन कब होगा? जब परावर्तक पृष्ठ कैसा होगा? चिकना। जब परावर्तक पृष्ठ चिकना होगा तो प्रकाश कौन सी दिशा में जाएगा? फैलेगा या एक दिशा में जाएगा? एक निश्चित दिशा में जाएगा। यदि जबकि विस्तृत परावर्तन कब होगा? जब परावर्तक पृष्ठ खुरदरा या रफ होगा। जब परावर्तक पृष्ठ खुरदरा होगा तो फ्रेंड्स क्या होगा? प्रकाश फैल जाएगा। क्या हो जाएगा? फैल जाएगा। हमें कोई भी चीज दिखाई देती है वो विस्तृत परावर्तन की वजह से ही दिखाई देती है। फिर फ्रेंड्स मैंने इतनी बात बताई, अब मैं आगे बढ़ रहा हूं, इसे एक बार रब कर रहा हूं। अब ध्यान दो, परावर्तन के लिए हम बात कर रहे हैं कि अभी अपने डायग्राम बनाया है कि ये परावर्तन के लिए माध्यम प्रथम है। क्या है? माध्यम प्रथम, ठीक है। अब बात कर रहे हैं कि प्रकाश की किरण आ रही थी, टकराई, वापस चली गई और ये अविलंब बना। प्रकाश आ रही थी, टकराई, वापस चली गई। ये कोण आई बन रहा है, ये कोण आर बन रहा है। अब देखो मैं बता रहा हूं परावर्तन के लिए क्या लिख रहा हूं? शर्तें। क्या लिख रहा हूं? शर्तें। देखो फ्रेंड्स पहली शर्त क्या है परावर्तन के लिए? पहली शर्त यह है कि
माध्यम कितने हो, माध्यम केवल एक होना चाहिए, माध्यम कितना होना चाहिए, केवल एक होना चाहिए, परावर्तन की पहली शर्त है। दूसरी परावर्तन की शर्त है कि कोण आई बराबर, कोण क्या होना चाहिए, आर, मतलब आपतन कोण बराबर परावर्तन कोण बराबर होना चाहिए। तीसरी शर्त यह है कि आपतित किरण अविलंब तथा परावर्तित किरण एक ही पृष्ठ पर हो, एक ही पृष्ठ पर हो। मैंने क्या बताया फ्रेंड्स आपको, मैंने ये बताया कि आप जो परावर्तन होता है उसके लिए 3 शर्तें बता दी। 2 शर्तें इंपॉर्टेंट है, ये ध्यान रखना कि माध्यम कितना होना चाहिए परावर्तन के लिए, ओनली एक होना चाहिए, और इसमें कोण आई मतलब आपतन कोण बराबर परावर्तन कोण बराबर होना चाहिए। आपतित किरण अविलंब और परावर्तित किरण तीनों कहाँ होनी चाहिए, एक ही पृष्ठ पर होनी चाहिए। ये था परावर्तन की बातें, परावर्तन के लिए शर्तें। अब फ्रेंड्स हम बात करते हैं परावर्तन के एप्लीकेशन। किसके एप्लीकेशन की बात कर रहे हैं, परावर्तन के एप्लीकेशन की बात कर रहे हैं। देखो फ्रेंड्स एक बार ध्यान देना, परावर्तन के एप्लीकेशन मतलब इस परावर्तन के एप्लीकेशन, एप्लीकेशन का मतलब इसका यूटिलाइज कहाँ हो रहा है, ठीक है। अब सबसे पहले मैं बता रहा हूँ मतलब जो परावर्तन होता है उस परावर्तन का यूज किया जा रहा है, जैसे अपन किसी भी चीज को देखते हैं तो वो परावर्तन की वजह से देखते हैं। इसी प्रकार से जिसे ग्रहों का चमकना, जिसे शुक्र ग्रह का चमकना, किसका चमकना, शुक्र ग्रह का चमकना। वो चमकना क्यों होता है, क्योंकि वहां पर एस्ट्रोएसोप और सल्फ्यूरिक कंबल की वो लेयर पाई जाती है ना। अच्छा, शुक्र ग्रह का चमकना किसकी वजह से होता है, प्रकाश के परावर्तन की वजह से। इसके अलावा फ्रेंड्स आपको पता है कुत्ते, बिल्ली, ठीक है, गाय, अच्छा भैंस, ठीक है, इत्यादि की, ऐसे और भी अन्य जानवरों की, मतलब जानवरों की इत्यादि की आंखों का रात में चमकना। कब चमकना, रात में चमकना किसकी वजह से होता है, परावर्तन की वजह से। देखो फ्रेंड्स मैंने क्या कहा, शुक्र ग्रह चमकता है, किसकी वजह से चमकता है, परावर्तन की वजह से। कुत्ते, बिल्ली, गाय, भैंस इत्यादि जो जानवर हैं उनकी आंखें रात में चमकती हैं। वो क्यों चमकती हैं, प्रकाश के परावर्तन की वजह से चमकती हैं। अच्छा, इसके अलावा फ्रेंड्स जैसे अपन यातायात पुलिस के स्टिकर्स का चमकना, बोलो जो यातायात पुलिस में स्टिकर्स यूज में ले जाते हैं वो रात में चमकते हैं, ठीक है। वो क्यों चमकते हैं, प्रकाश के परावर्तन की वजह से चमकते हैं। इसके अलावा चौथी बात, दर्पण में, किसमें, दर्पण में, दर्पण में परावर्तन का उपयोग होता है। दर्पण में भी किसका उपयोग होता है, परावर्तन का उपयोग होता है, ठीक है। देखो फ्रेंड्स मैंने क्या बताया परावर्तन के लिए, सबसे पहले मैंने परावर्तन की परिभाषा दी कि प्रकाश, ये माना कि एक माध्यम का परावर्तक पृष्ठ है, प्रकाश की कणाई टकराई वापस इसी माध्यम में लौट गई तो परावर्तन होगा। इस परावर्तन को होने के लिए मैंने 3 शर्तें बता दी कि आपतन कोण और परावर्तन कोण बराबर होना चाहिए। दूसरी बात है माध्यम केवल एक ही होना चाहिए। तीसरी बात, आपतित किरण, परावर्तित किरण, अभिलंब तीनों एक ही तल पर होने चाहिए। इसके अलावा मैंने ये परावर्तन 2 प्रकार का बताया कि इस परावर्तक पृष्ठ के आधार पर परावर्तन 2 प्रकार का हो सकता है। यदि परावर्तक पृष्ठ चिकनी है तो नियमित परावर्तन होगा, यदि परावर्तक पृष्ठ खुरदरी है तो कौन सा परावर्तन होगा, विस्तृत परावर्तन होगा। विस्तृत परावर्तन की वजह से हमें सारी चीजें दुनिया की दिखाई देती हैं। क्यों, क्योंकि प्रकाश इसमें फैलता है, जबकि नियमित परावर्तन में प्रकाश एक निश्चित दिशा में आगे बढ़ता है। इसके अलावा अपन ने फ्रेंड्स से बात की कि आपतित किरण क्या है, परावर्तित किरण क्या है, आपतन कोण क्या है, परावर्तन कोण क्या है, परावर्तक पृष्ठ क्या है। माध्यम की अपन बात पहले से कर चुके हैं कि माध्यम कई प्रकार के होते हैं।
एक तो ठोस माध्यम, द्रव्य माध्यम, गैस माध्यम, प्लाज्मा, एक बोस आइंस्टीन कंडेंसेट। फ्रेंड्स इसके अलावा मैं आपको एक बात और बता दूं छोटी सी, कि जो माध्यम जितने भी हैं उनको कंपैरिजन में देखा जाता है कि कौन सा ठोस होता है, कौन सा सघन होता है। माध्यम जितना ज्यादा, देखो जितना ज्यादा पास पास होगा, जितना ज्यादा सॉलिड होगा, उसको बोलते हैं सघन माध्यम। कितने माध्यम होते हैं? एक तो होता है सघन, ठीक है, डेंस, और एक होता है रिवर माध्यम मतलब विरल माध्यम, ठीक है। एक तो सघन माध्यम होता है, एक होता है विरल। ये माध्यम कंपैरिजन के आधार पर बताया जाता है। जैसे फ्रेंड्स आपको पूछा जाएगा कि एक तो कांच है, एक पानी है, इनमें से सघन कौन सा है? कांच ज्यादा सघन है, पानी क्या है? विरल। जैसे पूछा जाएगा पानी और वायु में से विरल कौन सी है, तो वायु विरल है, पानी क्या है? सघन है। ये कंपैरिजन के लिए एक सघन विरल का यूज में लिया जाता है। अब हम बात करें इसके एप्लीकेशन की, तो शुक्र ग्रह चमकता है तो परावर्तन की वजह से, कुत्ते, बिल्ली, गाय, भैंस, बकरी इत्यादि की आंखें चमकती है तो परावर्तन की वजह से। इसके अलावा यातायात पुलिस के स्टिकर चमकते हैं तो परावर्तन की वजह से। इसके अलावा दर्पण में भी परावर्तन का उपयोग करते हैं। अब मैं फ्रेंड्स बताता हूं आपको कि देखो अभी हमने एक चीज पढ़ी है कि परावर्तक पृष्ठ से प्रकाश किरण आएगी, टकराकर वापस चली जाएगी, तभी परावर्तन होगा। अगर टकराकर वापस कब जाएगी? अगर नीचे यहाँ पर इस परावर्तक पृष्ठ पर नीचे पॉलिश नहीं होती तो ये प्रकाश किरण आगे चली जाती, लेकिन नीचे की तरफ क्या होती है? पॉलिश की हुई होती है। तो परावर्तक पृष्ठ पर, किस पर? परावर्तक पृष्ठ पर। कौन से पृष्ठ पर? परावर्तक पृष्ठ पर चांदी या एल्यूमिनियम के लवणों की पॉलिश की जाती है। क्या की जाती है? पॉलिश की जाती है, ठीक है, की होती है, ठीक है। तो परावर्तक पृष्ठ पर किसकी पॉलिश की होती है? चांदी या एल का मतलब एल्यूमिनियम होता है, मैंने केमिस्ट्री में समझा दिया है। एल्यूमिनियम के लवणों की पॉलिश की हुई होती है, जिससे वो प्रकाश आगे नहीं जा पाता है, वापस उसी माध्यम में लौट जाता है। अब फ्रेंड्स अपन बात कर रहे हैं मिरर की। किसकी बात कर रहे हैं? मिरर की, दर्पण की। देखो फ्रेंड्स दर्पण की, ठीक है। देखो एक चीज आता है, एक तो होता है दर्पण को बोलते हैं मिरर। क्या बोलते हैं? मिरर। एक तो होता है मिरर, एक होता है ग्लास, ठीक है। एक तो होता है दर्पण और एक होता है ग्लास। ग्लास को हिंदी में कहते हैं कांच। इन दोनों में फर्क क्या होती है? देखो ध्यान देना, दर्पण के नीचे की तरफ क्या की हुई होती है? पॉलिश की हुई होती है। देखना कभी आप दर्पण जो आप मुंह में देखते हैं या फिर गाड़ी के शीशे में लगाओ तो उसके पीछे की तरफ पॉलिश की हुई होती है फ्रेंड्स। जबकि ग्लास के पॉलिश नहीं की हुई होती है। ग्लास ट्रांसपेरेंट होता है। कैसा होता है? ट्रांसपेरेंट मतलब पारदर्शी होता है। अभी पढ़ा था अपने, पारदर्शी होते हैं। जबकि दर्पण क्या होता है? अपारदर्शी, क्योंकि उसके एक तरफ क्या की हुई होती है? पॉलिश की हुई होती है, ठीक है। ये दर्पण और ग्लास का डिफरेंस था। अब फ्रेंड्स आगे पढ़ रहे हैं अपन, जितने भी प्रकार के कांच होते हैं वो सारे कांच पढ़ेंगे कि लेंस में किसका उपयोग किया जाता है, कौन से लेंस में किसका, बर्तन किसके बने होते हैं, अपने खिड़कियों के कांच किसके बने होते हैं, सारी चीजें अपन पढ़ेंगे एक टॉपिक में। अब बात करते हैं दर्पण की। देखो फ्रेंड्स मैं दर्पण की बात करूं तो दर्पण वह कांच है जिसके एक तरफ कांच क्या है, ठीक है, सारे सिलिकेटों के अतिशीतित द्रव्य कांच होते हैं। और दर्पण क्या है? वह कांच होते हैं जिनके एक तरफ क्या की होती है? पॉलिश की हुई होती है। अब बात करते हैं दर्पण दो प्रकार के होते हैं। देखो फ्रेंड्स अपन दर्पण की बात करें तो एक तो होता है गोलीय दर्पण। कौन सा दर्पण होता है? गोलीय दर्पण। और एक होता है फ्रेंड्स समतल दर्पण। कौन सा दर्पण होता है? प्लेन मिरर या समतल दर्पण। और गोलीय का मतलब स्पेरिकल मिरर। देखो फ्रेंड्स गोलीय दर्पण वह दर्पण होता है, ठीक है। गोलीय दर्पण की परिभाषा लिख रहा हूं, वह दर्पण, ठीक है, नाम से विदित हो रहा है, वह दर्पण जिसका परावर्तक पृष्ठ, जिसका परावर्तन में परावर्तक पृष्ठ तो निश्चित आएगा। और दर्पण में कौन सा एप्लीकेशन यूज होता है परावर्तन का? तो वह दर्पण जिसका परावर्तक पृष्ठ गोल हो, क्या कहलाते हैं? गोलीय दर्पण। और वह दर्पण जिसका परावर्तक पृष्ठ समतल हो, कौन सा दर्पण कहलाता है? समतल दर्पण। देखो फ्रेंड्स अब अपन पढ़ रहे हैं
परिभाषा आपने देख ली कि वह दर्पण जिसका परावर्तक पृष्ठ गोल हो, वह दर्पण जिसका परावर्तक पृष्ठ समतल हो, समतल दर्पण कहलाएगा। जो गोलीय दर्पण होता है, इसे रब कर रहा हूं, आगे ध्यान देना, आप डेफिनेशन समझ में आ गई होगी। डेफिनेशन इतनी ज्यादा एग्जाम में आती भी नहीं है। गोलीय दर्पण की बात करूं तो फ्रेंड्स, गोलीय दर्पण दो प्रकार के होते हैं। एक होता है उत्तल दर्पण और एक होता है अवतल। मैं इसे रब कर रहा हूं पूरे को, फिर बता रहा हूं। गोलीय दर्पण पढ़ते हैं अच्छे से, ठीक है। गोलीय दर्पण का नाम आते ही आपके दिमाग में सबसे पहले तो है कि इसका परावर्तक पृष्ठ कैसा होगा, गोल होगा। अब देखना, गोलीय दर्पण दो प्रकार के हैं। एक तो उत्तल दर्पण है। कौन सा है? उत्तल। उत्तल को अंग्रेजी में कहते हैं कॉन्वेक्स। क्या कहते हैं? कॉन्वेक्स मिरर। और एक होता है अवतल दर्पण। अवतल दर्पण को कहते हैं कॉनकेव मिरर, ठीक है, कॉनकेव। अब देखना फ्रेंड्स, मैं बात करता हूं उत्तल की। देखो इस नाम से ही विदित हो रहा है, ठीक है। देखो इधर ध्यान देना, उ मतलब उभरा हुआ, उ का मतलब होता है उभरा हुआ। तो उत्तल दर्पण कैसा होता है? ऐसा उभरा हुआ दर्पण होता है। कैसा होता है? उभरा हुआ। बोलो ये उभरा हुआ है या नहीं है? है। अवतल दर्पण, अव का मतलब होता है बीच में से पिचका हुआ दर्पण, ठीक है। तो ये कैसा होगा? ऐसा दर्पण होगा। कैसा होगा फ्रेंड्स? ऐसा। तो अवतल दर्पण ऐसा होगा, उत्तल दर्पण कैसा होगा? ऐसा होगा। अब फ्रेंड्स कई बार एग्जाम में ऐसा नहीं, एक तरीके से और आता है कि जैसे अपन डायग्राम बनाते हैं ना, ऐसे ऐसे दर्पण होता है, ऐसे प्रकाश किरण ऐसे कैसे जाती है, ये सारी चीजें भी अपन पढ़ेंगे। लेकिन ये कैसे बनता है मैं बताऊं। देखो इस दर्पण को यहां से पकड़ो, यहां से पकड़ो, ठीक है। पकड़ लिया क्या आपने? अच्छा, अब यहां से पकड़ा, यहां से पकड़ा, बचा कितना? ये इतना हिस्सा। इसके पॉलिश हमेशा आगे की साइड में होगी, क्योंकि जो वस्तु रखी जाएगी वो दर्पण के आगे रखी जाएगी, और वस्तु दर्पण के आगे तो प्रकाश की किरण आगे से आएगी, पॉलिश पीछे होगी, तभी परावर्तन होगा। तो उत्तल दर्पण एक तो ऐसा बना सकते हैं, एक फ्रेंड्स ऐसा बना सकते हैं। अवतल दर्पण एक तो ऐसा बना सकते हैं, एक कैसा बना सकते हैं? एक फ्रेंड्स ऐसा बना सकते हैं। इसको यहां से पकड़ो, अच्छा पकड़ लिया, अच्छा पकड़ के इतना हिस्सा काट लिया। अब पीछे की तरफ पॉलिश कर दो। ये फ्रेंड्स ये उत्तल दर्पण है। यहाँ बहुत ज्यादा कंफ्यूज रहते हैं अपन, ठीक है। कितने ही बार पढ़ ले फिर भी कंफ्यूज हो जाते हैं उत्तल कौन सा है। उ का मतलब उभरा हुआ, बना लिया उभरा हुआ। उभरे हुए में से आपको यहाँ से इसको पकड़ना है, इसको हटाना है, हटाया, ये बना। अंदर की तरफ क्या की? पॉलिश कर दी। अब आता था अवतल। अवतल कैसे बनाया? ऐसे बनाया। क्या किया? यहां से पकड़ा, इसको हटा दिया, इसको हटाने पे ऐसा बना, पीछे की साइड में क्या कर दी? पॉलिश कर दी। बोलो उत्तल और अवतल दर्पण बनाना आपने सीख लिया, ठीक है। आगे की यूज तो अपन अब पढ़ेंगे। अब ध्यान देना, देखो उत्तल दर्पण। देखो फ्रेंड्स मैं उत्तल दर्पण की बात करूं तो उत्तल दर्पण कहाँ लगा होता है? उत्तल दर्पण जो अपने गाड़ी वाहन जो होते हैं उनमें ड्राइवर की पार्श्व सीट में लगा होता है। पार्श्व सीट में पृष्ठ दृश्यों को देखने के लिए लगाया जाता है उत्तल दर्पण, ठीक है। तो क्या होता है, एक बात बताओ, वहां तो लगा होता है। उत्तल दर्पण का एरिया, मतलब उत्तल दर्पण का एरिया ज्यादा होता है कि कम होता है? आप खुद जवाब दोगे कि उत्तल दर्पण ड्राइवर के पास लगा होता है। क्या वो छोटे से एरिया को देखने के लिए यूज में लिया जाता है? नहीं फ्रेंड्स, वो ड्राइवर की पार्श्व सीट में लगा होता है और बहुत बड़े एरिया को देख पाता है उत्तल दर्पण, ठीक है। तो मतलब उत्तल दर्पण का एरिया क्या होता है? ज्यादा होता है। क्या होता है? ज्यादा। जबकि अवतल दर्पण का एरिया क्या होता है? कम होता है। एरिया के बाद में दूसरी चीज आती है फ्रेंड्स, दूसरी चीज ये है कि फोकस, कि उत्तल दर्पण में फोकस हो पाता है या नहीं होता है। देखो फ्रेंड्स, उत्तल दर्पण में एरिया ज्यादा है। अगर जैसे मैं बताऊं आपको, अपना एक ग्रुप फोटो है, ठीक है, उसको मैं फोटो नहीं बोल सकता हूं, अभी विगत क्लास में मैंने बताया था फोटो का मतलब तो प्रकाश होता है। एक ग्रुप पिक्चर है, उस ग्रुप पिक्चर छायाचित्र को अपन देखते हैं, क्या उसके अंदर आप फोकस हो पा रहा है? नहीं फ्रेंड्स। तो पीछे के उत्तल दर्पण पीछे के पूरी एरिया को कवर करता है, तो उसमें फोकस नहीं हो पाता है, मतलब फोकस ही नहीं हो पाता है। जबकि अवतल में फोकस होता है। क्यों? देखो अवतल क्या करता है, किसी भी पिक्चर को बड़ी करके देखते हैं, मतलब
उसका बड़ा प्रतिबिंब बनाता है उत्तल दर्पण। अगर बड़ा प्रतिबिंब बनाएगा तो आप एक बात बताओ, उसके ऊपर प्रतिबिंब के ऊपर फोकस होगा या नहीं होगा? जैसे फोटो अपन जूम कर करके देखते हैं, तो जब फोटो जूम होगी तो उसके ऊपर फोकस होगा ही। तो अवतल दर्पण के अंदर फोकस होगा, जबकि उत्तल दर्पण में फोकस ही नहीं होगा। उत्तल दर्पण का एरिया ज्यादा होगा, ज्यादा तो अपने आप याद रह जाएगा कि ड्राइवर की पार्श्व सीट में लगा हुआ है, पूरा एरिया कवर करता है, जबकि अवतल का एरिया कम होता है। पहली बात मैंने एरिया की, दूसरी बात मैंने फोकस की। आगे मैं बात कर रहा हूं फ्रेंड्स, ये दो चीजें बात कर ली, अब अपन इनको पर्टिकुलर पढ़ेंगे, तब इनको और भी अच्छे से पढ़ लेंगे, ठीक है। अब इनका यूज बता रहा हूं कि इनका उत्तल का यूज कहां होता है? ड्राइवर की पार्श्व सीट में, किसकी? ठीक है, वाहनों के पार्श्व में पीछे का दृश्य देखने में, ठीक है। इसके अलावा फ्रेंड्स अवतल का यूज कहां होता है? अवतल का उपयोग मतलब बड़ा करके देखना है तो जैसे ईएनटी स्पेशलिस्ट, ईएनटी का मतलब होता है ईयर नोज थ्रोट। देखो ईयर नोज थ्रोट स्पेशलिस्ट, ठीक है। अपने इंडिया के अंदर तो ईएनटी एक ही डॉक्टर होता है तीनों चीजों का, लेकिन जैसे फॉरेन कंट्री हैं उनके अंदर आई का अलग होगा, आई का जो डॉक्टर होगा वो ऑप्थेल्मोलॉजिस्ट होगा, वो सॉरी ईयर का अलग होगा, ओरिस्ट डॉक्टर होता है, नोज का राइनोलॉजिस्ट अलग होगा, ठीक है। ये अलग अलग डॉक्टर होंगे। तो ईएनटी स्पेशलिस्ट ऐसे वाले थ्रोट में अपने गले में कुछ दिक्कत है तो वो क्या करेगा? ऐसे दर्पण का यूज करेगा ताकि अपन को वो जो चीजें देखनी है गले के अंदर वो बड़ा होकर दिखे। तो ये एरिया क्या करता है? कम, और फोकस क्या करता है? ज्यादा। तो फोकस करेगा तो अपन को जो चीजें देखना चाहते हैं वो इजीली दिख जाएगी, ठीक है। तो ईएनटी स्पेशलिस्ट कौन से दर्पण का यूज करता है? अवतल दर्पण का यूज करता है। वाहनों के पार्श्वदर्शी में किसका यूज किया जाता है? उत्तल का यूज किया जाता है। इसके अलावा फ्रेंड्स आपको मैं बताऊं, जैसे पार्किंग मिरर, कौन सा मिरर? पार्किंग मिरर, ठीक है। पार्किंग मिरर में किसका यूज किया जाता है? पार्किंग मिरर में भी उत्तल का ही यूज किया जाता है, ठीक है। पार्किंग मिरर का मतलब होता है जैसे अपने पार्किंग के अंदर जो गाड़ियों के वो पीछे दर्पण लगा था जिसे दिखाई देता रहे आसानी से। इसके अलावा फ्रेंड्स स्ट्रीट मिरर, कौन सा मिरर? स्ट्रीट मिरर, मतलब गली की गतिविधियां नोट करने के लिए भी एक मिरर का यूज किया जाता है, वो स्ट्रीट मिरर होता है। और इसके अलावा फ्रेंड्स इसका यूज किया जाता है जिसे ईएनटी स्पेशलिस्ट, एक डेंटल डॉक्टर, ठीक है, डेंटल डॉक्टर भी इसका यूज करता है। इसके अलावा फ्रेंड्स जैसे अपनी दाढ़ी वाड़ी बनाने के लिए, ठीक है, तो नाई के पास कौन सा दर्पण होगा? अवतल दर्पण होगा। ये ईएनटी दाढ़ी बनाने के लिए कौन से दर्पण का यूज किया जाता है? अवतल। यहाँ से एक न्यूमेरिकल टाइप में क्वेश्चन बनता है, वो क्वेश्चन आएगा तब अपन सोचते हैं कि यार अपन दाढ़ी बनाते तो समतल का प्रयोग करते हैं। नहीं फ्रेंड्स, दाढ़ी वाड़ी बनाने के लिए अपन अवतल दर्पण का यूज किया जाते हैं। अब बात आती है कि वाहनों के पार्श्व पीछे दृश्य देखने, पार्किंग मिरर में, स्ट्रीट मिरर में, इसके अलावा ब्लाइंड रोड पे जो मिरर लगे होते हैं वो भी यही होते हैं, ठीक है। धन्यवाद साथियों।